हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये स्प्रिंट की खूबसूरत सी जर्नी, ये खूबसूरत सी छोटी सी दौड़ जो कि हमने बहुत तेज दौड़नी थी, वो हमने दौड़ ली है और हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं उसके। ये लास्ट लेक्चर साउंड का मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और बहुत डिमांड थी इस लेक्चर की। भैया कसम से तुम लोगों ने कान में साउंड बजा बजा करके मुझे मतलब नींदें खराब कर दी है मेरी। रात को 2 बजे तक बैठ करके मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई है और आज भी लगभग मुझे 3 घंटे इसकी प्रेजेंटेशन को और अरेंज करने में और चीजें इंक्लूड करने में बहुत टाइम लगा इसमें भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, करेंगे ही, आगे भी करेंगे। तो बच्चों, ये जो खूबसूरत सी और छोटी सी जर्नी थी स्प्रिंट की, ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि आप लोगों को रिवीजन लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, रिवीजन कराया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। कहा यह गया था कि रिवीजन कराएंगे, कहा यह गया था कि रेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ पढ़ाया इसके अंदर। हमने डिलीटेड भी पढ़ाया, हमने 6-6 घंटे लगाए मोशन पर, 4 घंटे 5 घंटे लगाए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर, लगभग 5 ही घंटे, ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे हमने ग्रेविटेशन पर भी लगाए इंक्लूडिंग फ्लूइड्स, 4 घंटे हमने वर्क एंड एनर्जी पर लगाए हैं। और ये लेक्चर उम्मीद करता हूं शायद 1.25 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास का बनेगा, क्योंकि साउंड एक बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। मुश्किल नहीं है लेकिन लंबा है। अब ये लंबा क्यों है? एनसीईआरटी के हिसाब से जितना साउंड है वो पर्याप्त नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, एनसीईआरटी ने जहां से साउंड को स्टार्ट किया है वो ये प्री रिक्विजिट कहता है आपको कि भैया आप लोग वेव के बारे में जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि वेव कितने तरह की होती है, आपको पता होगा कि वेव कैसी होती है, आपको पता होगा कि वेव क्या होती है। नहीं, मैं नहीं मानता कि एक 9th क्लास के बच्चे को पता होता है कि वेव क्या होती है। 9th क्लास के बच्चे को पता होता है कि ऑसिलेटरी मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब सुने तो होते हैं भैया दीदी से, लेकिन ये होता क्या ये पता नहीं होता। तो मैं इस लेक्चर को इस तरीके से नहीं लूंगा जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया है। मैं इसको 8th लेवल से लेकर के 11th लेवल तक टच करूंगा, यानी कि आपके डाउट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स 11th लेवल तक टच होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है इस लेक्चर से। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इस छोटी सी जर्नी को आज खत्म करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये एक लास्ट लेक्चर होने वाला है फिजिक्स का साउंड पर। ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मेरे भी दिल में आप लोगों के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है बच्चों, और आगे भी रहेगा, क्योंकि हम जाने कहां वाले हैं भाई, हम 10th में फिर मिलने वाले हैं, है ना। 1 महीने की बात है, 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। अच्छा, एक डेट नोट करके रखो बेटा, 21 मार्च 2021, 21 मार्च 2021 शाम को 7 बजे एक सरप्राइज मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मुझे मना किया डिस्क्लोज करने से। ठीक है, कल ही हमारी मीटिंग हुई है और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस डेट पर कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम, सिर्फ स्प्रिंट बैच के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर 21 मार्च को, है ना। तब तक के लिए ओके बाय। अरे कहीं नहीं जा रहा हूं, पढ़ा के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों साउंड चैप्टर को, और एनसीईआरटी लेवल पर जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद। उससे पहले हमने बहुत सारी बेसिक बातें करनी है बच्चों। क्या क्या है आज के लेक्चर में? हम लोग वेव की कहानी पढ़ेंगे कि वेव है क्या, है ना। वेव के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती है कि भाई वेव तो एक एनर्जी है। क्या ये वाकई मिसकंसेप्शन है? क्या ये विजुअलाइजेशन की कमी है हमारे अंदर कि हम वेव को ही एनर्जी मान लेते हैं? क्या ये वही एनर्जी है लाइट वाली, वही एनर्जी है साउंड वाली, वही एनर्जी है हीट वाली, या ये क्या है ना। तो इस वेव को पढ़ने से पहले हमने ऑसिलेशन पढ़ना पड़ेगा, तो हमको वेव समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन से। तो ये सब स्टोरी ऑफ वेव्स के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साउंड वेव की। साउंड वेव की बात बहुत बाद में आएगी, पहले बहुत सारी वेव्स और पढ़ेंगे हम लोग, फिर जाकर के समझेंगे भैया साउंड होती क्या है, तब विजुअलाइज होगी आपको कि साउंड क्या होती है। साउंड वेव प्रोडक्शन और प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना। पैदा कैसे होती है और आगे कैसे बढ़ती है, प्रोडक्शन कैसे होती है और प्रोपगेट कैसे करती है। प्रोपगेंडा एक वर्ड सुना होगा आपने, है ना। न्यूज वाले ऐसा प्रोपगेंडा चला रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्ट में चला रहे हैं, बीजेपी के सपोर्ट में चला रहे हैं, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो वो प्रोपगेंडा, प्रोपगेशन,
प्रोपगेट करना यानी आगे बढ़ना, एक जगह से निकल करके सब तरफ फैलना, ठीक है, विस्तार होना किसी चीज का, प्रसार होना किसी चीज का, है ना, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है ना। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरल वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, लेकिन इसको हम साउंड के लिए भी पढ़ेंगे और जनरली भी पढ़ेंगे, ताकि दुनिया की सारी वेव्स, साउंड तो हो ही हो, लाइट भी हो, और भी तरह की वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत तरह की वेव्स होती हैं, वो सारी वेव्स के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसमें हम एको पढ़ेंगे। इसको इको नहीं पढ़ते, एको पढ़ते हैं। हम लोगों के स्कूल के टीचर जब हम छोटे थे तो हमको इको इको बुलवाया करते थे। हो सकता है गलती से मेरे मुंह से कभी इको निकल जाए तो भाई क्षमा करना, क्योंकि जैसा सुना था, जैसा पढ़ा था, वो हमारे कोडिंग, समझ गए ना, फीड हो चुका माइंड के अंदर, तो पढ़ाते पढ़ाते इको निकल जाता है, लेकिन एको होता है वो बेटा, वो, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, इसका शॉर्ट होता है रिवर्ब। रिवर्बरेशन और एको क्या होती है बहुत डिटेल में देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। इसमें से एक गूंज है, आवाज का गूंजना, है ना, एको है या रिवर्बरेशन है। चलो करेंगे बात आगे जाकर के इस बारे में। अल्ट्रासाउंड और उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चों, ये अल्ट्रासाउंड क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। और लास्ट में हम लोग ह्यूमन ईयर, इंसानी कान, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इंसानी कान की बायोलॉजी नहीं, इंसानी कान की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मुझे वही आती है भाई, बायो तो आती नहीं। बच्चों आपके सामने 3 तरह के मोशन है, आप लोग देख लो आराम से। जीआईएफ इमेजेस है तीनों। एक मोशन है ट्रांसलेशनल, एक मोशन है रोटेशनल और एक मोशन है वाइब्रेशनल। जो सबसे पहले इस तरफ दिया हुआ है ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब होता है बेटा जो अब तक आप पढ़ते आए हो, जो अब तक आपने पढ़ा है, यानी एक पार्टिकल एक पॉइंट, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा, एक एक्स पॉइंट से एक दूसरे एक्स पॉइंट पर जाएगा, एक ओरिजिन से चलेगा और किसी एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा, या वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा, या जेड एक्सिस के अलोंग चलेगा। ये जेड एक्सिस होती है, आपकी तरफ चलना मतलब जेड एक्सिस करना, जेड एक्सिस की तरफ चलना, ठीक है ना। फिलहाल ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। ये सीधी सीधी चलने के, ये सीधे सीधे चलने के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, रिपीट करो, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एक जैसा ही वर्ड है, ठीक है ना। फिर आता है सेकंड नंबर पर कौन सा मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। ये क्या होता है, ये होता है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट किसी चीज का घूमना। जैसे अर्थ घूम रही है किसके अबाउट, सन के अबाउट, मून घूम रहा है किसके अबाउट, अर्थ के अबाउट, और अर्थ अपनी भी एक्सिस पर घूम रही है। मतलब दो दो रोटेशनल मोशन, एक तो ऐसे भी कर रही है और एक ऐसे भी कर रही है, ऐसा 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 कर रही है कि नहीं कर रही। तो किसी एक्सिस के अबाउट घूमने को बोला जाता है रोटेशनल मोशन करना। सर्कुलेटरी मोशन इसी का पार्ट है ना। ये मत समझना सर आपने इसके अंदर सर्कुलर मोशन क्यों नहीं बताया, अरे सर्कुलर मोशन इसका पार्ट ही है, रोटेशन का ही पार्ट है। हर पॉइंट इसका सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, आप चेक करना, आप चेक करो, हर पॉइंट इसका सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। पंखे से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको विजुअलाइज हो कि रोटेटरी मोशन होता क्या है ना। ये होता है रोटेटरी मोशन, ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ये चलना, ये मैं चल के जा रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं चल के जा रहा हूं, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और तीसरा वाला आता है कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन या अप एंड डाउन मोशन या वेव मोशन। ये सब वेव मोशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से, एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन या ये हार्मोनिक मोशन, ये सब इसी के नाम है यार, ये इसी के नाम है ना। नत्था एंड प्रेम सिंह बोथ आर सेम थिंग, वही वाली बात है ये, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है यहां पर, किसी एक पॉइंट के अबाउट, ध्यान से सुनना, ये मेरी उंगली देख रहे हो आप, इस पॉइंट के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे पीछे जा रहा है, ये आगे पीछे, यानी मेरी उंगली को ये 2 बार काट रहा है। मेरी उंगली वाली जो पॉइंट है उसको कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। 2 बार काटने पर एक ऑसिलेटरी मोशन होगा, 2 बार काटने पर एक ऑसिलेटरी मोशन, मतलब मैं एक बार यहां गया, फिर मैं यहां गया और फिर मैं यहां आ गया, मतलब इधर से स्टार्ट हुआ, मान लो मैं इधर गया और इधर आ गया, दिस इज वन ऑसिलेशन। अब बीच में हूं मान लो मैं, तो एक बार मैं इधर गया, एक बार मैं इधर गया और मैं यहां आ गया, ये वन ऑसिलेशन है। मतलब चीज बीच में अगर है तो ऐसे जाएगी और ऐसे आके रुक जाएगी। जहां से स्टार्ट हुई है वहीं रुकनी चाहिए, जहां से स्टार्ट हुई है वहीं रुकनी चाहिए, तो बोलेंगे वन ऑसिलेशन हुआ है। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसके लिए क्या जरूरी है भाई, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी थी, यहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी थी, यहां पर एक मीन पोजीशन जरूरी है जिसके अबाउट ये क्या करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो ये होगी भाई ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ये मीन पॉइंट होगा इसका।
ये मीन एक्सिस होगी इसकी। इस मीन के अबाउट क्या कर रहा होगा, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसी की बातें डिटेल में हमने आगे जाकर के करनी है, क्योंकि इनकी बातें हम लोग कर चुके हैं। 4 चैप्टर लगा दिए भाई इनकी बातें करने में। तो क्यों, मोशन लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ग्रेविटेशन में भी ऐसी ही बातें हुई हैं, है ना। और फोर्सेस की, ऊपर से छोड़ा, नीचे पकड़ा, नीचे से ऊपर फेंका, वो क्या था, वो सब ट्रांसलेटरी मोशन ही तो था। वर्क एनर्जी के अंदर भी क्या करी है, यही बातें करी है हमने, है ना। आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात देखते हैं। ये सब एग्जांपल है वाइब्रेशनल मोशन के, एक एक करके सबको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखो, ये एक जंपिंग कार है, डांसिंग कार, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये टायर जो है क्या कर रहा है, ये टायर इस मीन एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे बार बार क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस ये मार्कर को समझ लो आप, ये मीन एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे पीछे वाला टायर भी यही कर रहा है, पीछे वाला टायर भी ऊपर नीचे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। आगे तो बढ़ ही रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, लेकिन एक ऑसिलेशन भी हो रही है यहां पर, किसकी, टायर की, अप एंड डाउन। तो उस तरीके से मैंने, उस लिहाज से मैं इस फोटो को यहां पर लेकर के आया हूं। इसमें आप ट्रांसलेटरी रोटेटरी भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देखो ना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो आप। यहां देखो, झूला आप सभी ने झूला है, इस मीन एक्सिस के अबाउट ये भाई साहब, ये छोटा बच्चा या ये जो कुछ भी है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसी पॉइंट को 2 बार क्रॉस कर रहा है। ये जो मेरा मार्कर है इसी को क्या कर रहा है, 2 बार क्रॉस कर रहा है। तो एक मीन एक्सिस को ये आगे पीछे टू एंड फ्रो इस तरीके का मोशन कर रहा है। ऐसे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तीसरा वाला देखो जरा, यहां पर ये लिक्विड का लेवल देखो जरा, ये इसको यूट्यूब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। आप जहां हो वो भी यूट्यूब है, ठीक है, वो youtube.com है, ये .com नहीं है। इस ट्यूब की शेप यू शेप है ना, इसलिए इसको यूट्यूब कहते हैं, यू ट्यूब, है ना। सिर्फ यू लिखेंगे और TUBE लिखेंगे, यूट्यूब है ना। तो इसमें जो लिक्विड है बेटा, पानी जो है, वो यहां से लेवल घट रहा है, यहां से बढ़ रहा है। मतलब एक बार इसको ऐसे हिला के छोड़ दिया होगा, एक बार इस ट्यूब में पानी लिया होगा, ऐसे हिलाया और छोड़ दिया, जैसे स्टीयरिंग हिलाते ना, ऐसे हिला करके इसको छोड़ दिया होगा। अब क्या हो रहा है, अब ये पानी ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। आप यहां देखो, इस मीन एक्सिस के अबाउट देखो, इस पॉइंट के अबाउट बताओ, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, यहां देखो, ऊपर नीचे, सिर्फ इस लेवल को देखना आप, आपको ये वाइब्रेशन करता दिखेगा। वाइब्रेशन खाली फोन की नहीं होती वाइब्रेशन का मतलब होता है ये मेरे गले में भी वाइब्रेशन हो रही है, तभी आवाज निकल रही है। मेरा गला इस टाइम वाइब्रेट कर रहा है, आप बोल के देखो, ओम बोल के देखो और गले पर उंगली लगाओ, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन सुनाई देगी आपको गले की। ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे गले के अंदर, जो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ऐसे बजती हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से चढ़ी होती हैं एक दूसरे पर, ऐसे बजती हैं, तो बजेंगी तो आवाज निकलेगी। तो इसलिए गले से क्या निकल रही है, आवाज निकल रही है। उसको हमने शब्दों का रूप दे दिया, तो आपको मेरी और बातें समझ में आने लग गई, मेरी बात, मम्मी की बात, पापा की बात, टीचर की बात, है ना। इसको हमने शब्दों का रूप दे दिया, इसी ध्वनि को, इसी साउंड को, ठीक, ऐसे करके एक लैंग्वेज बन जाती है। चलो वहां नहीं जाते SST के अंदर। यहां देखो बेटा जी, छोटे छोटे पेंडुलम है बहुत सारे, लेकिन हर पेंडुलम वाइब्रेशन कर रहा है। चेक कर लो आप, चेक कर लो, किसी भी एक पेंडुलम को पकड़ लो, इसको पकड़ लो सबसे ऊपर वाले को, और ये मीन एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, आगे पीछे हिल रहा है। हर पेंडुलम ऐसा ही कर रहा है, जितने भी यहां पेंडुलम दे रखे हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। घणे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, 11वीं में चले जाओ, घणे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इसके अंदर, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, ठीक है ना। जेई लेवल, एडवांस लेवल तक आपको इसके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको तो आप लोगों ने विजुअलाइज करना ही पड़ेगा बच्चों। अंडर ग्रेविटी इसको छोड़ दिया गया, अब ग्रेविटी ने एक बार इस पर फोर्स लगाई, उसके बाद क्या करवाने लग गई इसको, उसके बाद ये क्या करने लग गया, खुद ही वाइब्रेट करने लग गया। क्यों, क्योंकि ऊपर से स्प्रिंग फोर्स इसको पुल कर रही होगी। भाई स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग से आप लोग खेले हो कि नहीं खेले, शॉकर स्प्रिंग खेले हो कि नहीं खेले। आप स्प्रिंग को दबाओगे तो वो बाहर की तरफ आना चाहता है, और खींचोगे तो अंदर की तरफ जाना चाहता है। अरे हाँ या ना, ऐसे यहां पर भी है, ऐसे यहां पर भी है। नीचे खींचोगे ऊपर जाएगा, और फिर ग्रेविटी से फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा अपनी फोर्स से, फिर ग्रेविटी नीचे ले आएगी। तो इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। देखो ये भी SHM कर रहा है इस लाइन के अबाउट। SHM ना बोलूं, ऑसिलेशन बोलूं तो आपको समझ में आएगा, है ना। SHM ये जो वर्ड है 11th क्लास के अंदर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, जब 11th क्लास को पढ़ाते हैं। तो चेक कर रहे हो ना, तो ये वाइब्रेशन है बेटा, ये सब वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े, वेव पर चलें अब, क्योंकि ऑसिलेशन से ही वेव जुड़ी, और वो कैसे जुड़ी है मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, वेव मोशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिकैप में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, मोशन चैप्टर में जाना पड़ेगा। बच्चों याद करो, हमने जब एक पार्टिकल पढ़ा था
हमने जब एक रेफरेंस पॉइंट से इस जर्नी की शुरुआत करी थी, स्प्रिंट नाम की दौड़ दौड़ी थी, तो हमने स्टार्टिंग में किसकी बात करी थी? रेफरेंस पॉइंट की बात करी थी, है ना। मैं आपको फिर वहीं पर लाना चाहता हूं कि बच्चों एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी एक पॉइंट पर बैठा है। इस पॉइंट पर वो पार्टिकल है बेटा, इस ए पॉइंट पर, ठीक है। इस ए पॉइंट से चल करके वो पार्टिकल इस ए पॉइंट से चल करके कहां जाना चाहता है? किसी बी पॉइंट पर जाना चाहता है। तो एक बात बताओ, जब ये ए से भी जाएगा तो ये पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। डिस्प्लेसमेंट लाएगा नहीं लाएगा? लाएगा। वेलोसिटी एक्वायर करेगा नहीं करेगा? करेगा। एक्सेलरेट भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक्सेलरेट करता हुआ भी आगे जा सकता है। अरे रुका था तो चलने के लिए तो एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पर तो एक्सेलरेशन होगी उसकी, है ना। रुका था तो चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। अच्छा, यहां रुकने के लिए उसको रिटार्ड भी करना पड़ेगा, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन, यहां पर भी एक्सेलरेशन। मानते हो कि नहीं मानते? और सुनो, फोर्स लग सकती है क्या? अरे एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मोमेंटम भी आ रहा है कहां चले थे? मोशन में। कहां पहुंच गए? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, है ना। और आगे चलते हैं बेटा। फोर्स अगर लग रही होगी तो कोई धक्का लगा रहा होगा या कोई खींच रहा होगा, तो फोर्स चल करके कुछ इसको चला रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट करती है तो वर्क डन होता है कि नहीं होता? होता है। और वर्क डन करता हुआ चल के आ रहा है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है कि नहीं है? ये देखो, एनर्जी पर भी आ गए हमारा। कुछ टाइम भी लग रहा होगा उस एनर्जी को एक्वायर करने में, पावर भी आ गई। लो, हो गया, पूरा रिवाइज हो गया मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, ये सब चीजें क्या हो गई? रिवाइज हो गई। आपको हो गई कि नहीं हो गई? ये सारी बातें बच्चों हमने पार्टिकल मोशन के अंदर पढ़ी थी कि एक पार्टिकल जब चलता है वो एक्चुअली डिस्प्लेस करके कहीं से कहीं जाता है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? उस मोशन को कहते हैं बच्चों पार्टिकल मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं उसको? पार्टिकल मोशन। आओ सुनो, हो क्या रहा है बच्चों? ये जो पार्टिकल है, मान लो ब्लू कलर का पार्टिकल है, ठीक है ना। इसने बी तक जाना है। इसने कहां तक जाना है? इसने बी तक जाना है। तो बी तक जाने के लिए ये कुछ स्पीड एक्वायर करेगा, कुछ वेलोसिटी लेके आएगा, कुछ एक्सेलरेशन लेके आएगा, कुछ पोजीशन चेंज करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। बोलो, ये सब चीजें करेगा कि नहीं करेगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वेव मोशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वेव मोशन में क्या होता है? अब सुनना जरा मेरी बात को। वेव मोशन के अंदर अगर कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, और आपको ए से भी कोई चीज पहुंचानी है, क्या करनी है? ए से भी कोई चीज क्या करनी है? पहुंचानी है। तो पार्टिकल खुद चल करके ए से भी नहीं जाता। सर फिर वो चीज कैसे पहुंच जाती है? भाई डिलीवरी बॉय को हमने बोला अमेजन से भाई ये लेकर के आ जा, तो वो वहां से चलेगा, अपने लोकेशन से चलेगा और आपके घर पहुंचेगा। तो वो चल करके आया ना, वो पार्टिकल मोशन किया कि वेव मोशन किया? वो पार्टिकल मोशन किया। लेकिन वेव से सर कैसी चीजें पहुंच जाएंगी? बिना पार्टिकल के हिले कैसे कोई चीज ऐसे भी पहुंच जाएगी? बेटा पहुंचेगी वाइब्रेशन से। कैसे? देखो, होगा क्या कि जो ए पर पार्टिकल खड़ा है ना, वो हिलेगा आगे और पीछे, ऐसे और ऐसे हिलेगा। समझ गए? या खड़ा था ना, आगे हिला, पीछे हिला, वापस आ गया, आगे हिला, पीछे हिला, वापस, ऐसे करेगा ये। तो ये जब आगे पीछे हिलेगा, इसके बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी आगे पीछे हिलेगा। उसके बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी आगे पीछे हिलेगा। उसके बगल वाले को फिर ट्रांसफर हो जाएगी, आगे पीछे हिलेगा। उसके बगल वाला आगे पीछे हिलेगा, 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 उसके बगल वाला भी क्या करेगा? आगे पीछे हिलेगा। तो एक बात बताओ, ए से बी क्या पहुंची? एनर्जी पहुंची। कैसे पहुंची? मीडियम की हेल्प से। मीडियम ने क्या किया? वाइब्रेशन किया। उससे क्या हुआ? सर यहां की एनर्जी जो थी ना, अब वो यहां पहुंच चुकी है। हो सकता है ये बंद हो गए हो सकता है आगे ट्रांसफर करके रुक गया हो, फिर अगला वाला ट्रांसफर करके रुक जाएगा, फिर अगले ट्रांसफर करके रुक जाएगा। इस तरीके से ये पार्टिकल क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एक बात बताओ, अगर कोई चीज ऐसे हिली और ऐसे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। क्यों? अरे जो इनिशियल पॉइंट है वही घूम के कहां आ गया? फाइनल पर भी आ गया ना। फाइनल इनिशियल दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा? सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। यहां कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करता, फिर भी चीज ए से चल करके बी पर पहुंच जाती है। कितनी कमाल की बात है, देखो ये वेव मोशन। यहां क्या हो रहा है बेटा? यहां पार्टिकल एक्चुअली उठा और चल करके गया। एक्चुअली यहां पर कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा और चलता जाएगा, यहां पहुंचेगा आकर। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीच के पार्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। पार्टिकल इधर से चलेगा उधर पहुंच जाएगा। दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज पार्टिकल मोशन। पार्टिकल के मोशन को बोलते हैं कि भाई यहां से उठ करके यहां चल करके आ जाएगा। वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट करेगा। यहां लिख रहा हूं,
या लिख रहा हूं इस बात को, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक पार्टिकल एक्चुअली चल करके पहुंचेगा। क्या यहां पर ऐसा कुछ हुआ? नहीं। ए वाला पार्टिकल ए पर ही खड़ा है, उसके बगल वाला वहां पर भी खड़ा है, उसके अगल वाला वहीं पड़ा है, उसके बगल वाला भी वहीं खड़ा है, उसके बगल वाला भी वहीं खड़ा है। बी वाला पार्टिकल भी इवन वहीं खड़ा है, वो भी ऐसे ऐसे हिला और आकर के रुक गया, उसी पॉइंट पर रुक गया। सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पर खड़े खड़े एसएचएम किए, अपनी अपनी जगह पर खड़े खड़े ऑसिलेट किए, अपनी जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट किए, अपनी जगह पर खड़े खड़े बैक एंड फोर्थ मोशन किए, लेकिन कोई भी पार्टिकल खुद अपनी जगह से हिल करके आगे नहीं गया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल की क्या है? जीरो है। यह खास बात है वेव मोशन की बेटा, यह खास बात है वेव मोशन की, ठीक है ना। इमेजिन करो क्लास के सारे लड़के, तुम्हारी क्लास के सारे लड़के इकट्ठे कर दिए एक लाइन में, ठीक है ना, और एक के मारा मुक्का और उसका लगा पीछे वाले पे सर, उसका लगा पीछे वाले पे सर, उसका लगा पीछे वाले पे सर, और एंड वाले तक भी क्या पहुंच गया? उसका उस मुक्के का सर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? वैसे जैसे गोविंदा पुरानी मूवीज के अंदर, 90s की मूवीज के अंदर गुंडे को उठा के फेंकता था साइकिल पर, सारी साइकिलें धड़ 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 करके गिर जाती थी, है ना। देखा होगा आपने जरूर ऐसे कोई सीन, ऐसे कॉमेडी सीन होते थे, वो फाइटिंग सीन कम, कॉमेडी सीन ज्यादा लगते थे, लेकिन हम तब भी उसको सीरियस होकर देखते थे क्योंकि तब हमारे लिए वही फाइटिंग थी, है ना। आजकल तो एंड गेम होती है ना, और वो सब आप जानते ही हो भाई, डीसी कॉमिक्स और एवेंजर्स, है ना। हमने तो कभी देखा नहीं ये सब चीजें, ठीक है। तो चलो अब बात समझ में आई कि नहीं आई? पार्टिकल अपनी जगह पर खड़ा खड़ा हिला, यानी कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई क्या? नहीं हुई। वेव मोशन के अंदर पार्टिकल एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं करते, बस अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या करते हैं? हिलते हैं। लिख रहा हूं इस बात को, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिस्प्लेसेस, एक्चुअली डिस्प्लेसेस, कोई पार्टिकल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, सब अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट, ऑल पार्टिकल्स आ गया ना, हाँ तो वाइब्रेट लिखना पड़ेगा यहां पर, नहीं तो ऑल पार्टिकल होता तो वहां वाइब्रेट्स लिखना पड़ता है ना, वो आ नहीं सकता था। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट, ठीक है, एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एडजेसेंट पार्टिकल, है ना जी। एडजेसेंट पार्टिकल पर आगे, मतलब नेक्स्ट वाले पार्टिकल पर वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, फिर वो उसके अगली वाली पर, फिर वो उसके अगली वाली पर। इस तरीके से क्या करेगी? वेव मोशन करेगी। वेव मोशन के ही दूसरे नाम कलर चेंज कर देता हूं भाई, सुंदर लगेगा तुमको देखने में। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी, और आगे बढ़ना भी, मतलब ऑसिलेशन एक जगह पर खड़े खड़े ना होना, आगे बढ़ना भी, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन की वजह से हो रहा है वेव मोशन, ठीक है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या ऑसिलेशन का? वाइब्रेशन। और क्या है? टू एंड फ्रो। और क्या है? बैक एंड फोर्थ। और क्या है? अप एंड डाउन, एक्सेट्रा। समझ गए? बहुत सारे नाम है इसके, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। अब तो ये है ना, फिजिक्स ऐसी है, रट्टे वाली चीज थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है यार। कॉन्सेप्ट समझ लोगे, नाम अपने आप आते जाएंगे तुमको समझ में, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, दो तरीके की वेव्स होती हैं बेटा, बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। मैंने जो आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाई है, पिछली वाली स्लाइड में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल आगे पीछे हिल रहा है। कैसे हिल रहा है? आगे पीछे हिल रहा है, और वेव इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। आप चेक कर लो ना, यहां से एनर्जी कहां पहुंची? यहां पहुंची है, तो वेव तो ऐसे चली ना यार मेरे बच्चे, वेव तो यार ऐसे चली ना, ऐसे और ऐसे चली है वेव, तो इस डायरेक्शन में वेव चली है। और पार्टिकल भी किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? इसी के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, हाँ या ना? यानी पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? पार्टिकल यहां और यहां, यहां और यहां। मुझे एक बात बताओ, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव है या नहीं? पार्टिकल की ऑसिलेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव है या नहीं? मतलब वो वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है यार, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसी ही वेव हो। कभी कभी पार्टिकल पता है क्या करता है? कभी कभी पार्टिकल ना अप डाउन मूव करता है। कैसे मूव करता है? अप डाउन। तुमने रस्सी देखी है कभी? रस्सी, रोप, उस रोप को पकड़ के आप ऐसे हिलाते हो तो एक वेव बनती है उसके अंदर, और वो वेव आगे बढ़ती है। इमेजिन करना क्या बोल रहा हूं। आपने एक रस्सी को ऐसे किया और उसकी पल्स बनेगी,
पल्स बनेगी, एक वेव बनेगी। वो वेव क्या करेगी, वो वेव की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी। रस्सी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, रस्सी थोड़ी खुल के फैल जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। रस्सी को जब आप ऊपर नीचे हिलाओगे तो रस्सी का पार्टिकल ऊपर उठेगा नीचे बैठ जाएगा, अगला 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 पार्टिकल ऊपर उठेगा नीचे बैठ जाएगा। लेकिन वेव की डायरेक्शन उस तरफ है ना। वेव की मतलब यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। मान लो ऐसे करके आपने वेव जनरेट करवाई, पल्स जनरेट करवाई, तो ये वाला पार्टिकल जो था, जो यहां पर था, वो ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। फिर अगला वाला उठेगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, अगला वाला उठेगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, अगला वाला उठेगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। और वेव क्या करेगी, वेव इस डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ेगी। क्या कहते हो, ऐसे ही कुछ होगा ना। ये जो वेव का टापू बना, ये टापू क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जो ये हम्प बना, ये हम क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। पक्की बात। तो ये जो हम्प है, ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टिकल इसके अलोंग वाइब्रेट कर रहा है? नहीं, यहां पार्टिकल की अलोंग वाइब्रेशन नहीं हो रही, यहां तो अप डाउन वाइब्रेशन हो रही है। यहां तो ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और वेव क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। ये दोनों है तो वेव ही, हो तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं ही है। यहां पर, यहां भी कोई पार्टिकल एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं कर रहा, यहां भी कोई पार्टिकल एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं कर रहा, लेकिन ये दो अलग अलग तरह की वेव है। ऐसी वाली वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं बोलो, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें अलोंग मूवमेंट होती है, अलोंग से लॉन्ग, ऐसे याद कर लो, अलोंग से लॉन्गी, लॉन्गी का मतलब अलोंग मूव करना, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल क्या करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। आगे समझ में और अच्छा आएगा, क्योंकि आगे अच्छे एग्जांपल हैं इसके। एक तरफ ट्रांसवर्स है, एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल है, दोनों को समझाता हूं मैं, ठीक है ना। दिस इज टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वेव है। जैसे यहां देखो, आप यहां देखो, कोई भी पार्टिकल ले लो, ये वाला पार्टिकल ले लो, चलो, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, जब जब ऊंची लहर आ रही है, पानी ऊपर जा रहा है, पानी का पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जैसी नीची लहर आई, पानी का पार्टिकल नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मुझे एक बार बताओ, ये जो बतख है, ये जो डक है, क्या ये इसके साथ साथ आगे मूव कर रही है क्या? नहीं, एक जगह पर खड़ी खड़ी ऊपर नीचे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। लेकिन वेव तो इस दिशा में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बोलो जी। वेव इस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे और ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और वेव जा रही है ऐसे। क्या ये 90 डिग्री पर ऑसिलेशन नहीं हो रही है? क्या ये वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन नहीं हो रही है क्या? ऐसी ही वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। जब पार्टिकल ऊपर नीचे हिले और वेव आगे बढ़े। सेकंड वाला केस देख बेटा, इसमें फौजी खड़े हैं बहुत सारे, कौन से देश के पता नहीं, लेकिन अच्छी हरकत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है देख करके। शायद नॉर्थ कोरिया है ये, पता नहीं, है ना, देख के तो ऐसे लग रहा है नॉर्थ कोरिया। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, ये सब सीधे सीधे खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, और सब झुक रहे हैं। तो जब ये झुक रहे हैं ना, तो बगल वाले को भी झुका रहा है वो, आप चेक करो। जब ये झुक रहे हैं तो बगल वाले को भी झुका रहा है, और झुक के क्या कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, झुके और खड़े हो गए। मतलब इसको मैक्सिकन वेव बोलते हैं। आप सर्च करना, मैं काफी कुछ चीजें ला पाया हूं, कुछ नहीं ला पाया, मिस हो गई मुझसे, मैं नाम ले रहा हूं उसका, मैक्सिकन वेव। इसको आप गूगल पर सर्च करना, बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको। स्टेडियम के अंदर लोग शोर मचाते हैं ना, सब खड़े होते हैं एक साथ, पूरा एक जो सेक्शन होता है उसका स्टेडियम का, वो सब इकट्ठे खड़े होते हैं, फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं। फुटबॉल के मैचेस में ऐसा ज्यादातर होता है। इंडिया में फुटबॉल उतना देखा नहीं जाता, क्रिकेट ज्यादा देखते हैं हम लोग, हॉकी भी देखते हैं। हॉकी क्रिकेट में देखने में नहीं आता जाता ये मैक्सिकन वेव, लेकिन आपको फुटबॉल में बाहर के यूरोपियन फैंस जो है वो देखते हुए मिल जाएंगे, करते हुए मिल जाएंगे आपको मैक्सिकन वेव। सारा लॉट एक साथ उठेगा, फिर सारा बैठ जाएगा, फिर अगला वाला उठेगा, सारा बैठ जाएगा, फिर अगला वाला उठेगा, सारा। तो ऐसा लगता है कुछ चल रहा है स्टेडियम के अंदर, कुछ वेव है जो चल रही है, कुछ हवा जैसी है जो चल रही है, मतलब ऐसा लगेगा आपको, ठीक है ना। मतलब इस तरह से लहर सी आपको दिखेगी स्टेडियम के अंदर, जैसी लहर आपको यहां दिख रही है। जब ये सारे नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, आप चेक करो, आराम से देखो इसको, आराम से फील लो इस चीज की। इस डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, वेव आगे बढ़ रही है, चेक कर लो। शायद एक कलर आपको ना दिख रहा हो, रेड से देखो, इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, मुझे साफ दिख रहा है ना, आप भी देखो। इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, वेव आगे बढ़ रही है। और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। हर सैनिक, इस ये जो टोली खड़ी है, इस टोली का हर सैनिक क्या कर रहा है, नीचे और ऊपर हिल रहा है। चेक कर लो, कोई आगे हिला अपनी जगह से क्या? किसी ने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट करी क्या? कोई यहां से हिल करके आगे तक गया क्या? नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। इसके बावजूद भी कुछ है जो यहां से यहां बहता हुआ जा रहा है, इसको बोलते हैं वेव मोशन।
ये खूबसूरती है बच्चों वेव मोशन की, कि एक भी पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होगा अपनी जगह से, और फिर भी कुछ ऐसा लगेगा कि ट्रांसफर होकर के आगे बढ़ी है, कुछ ऐसा होगा कि एनर्जी ट्रांसफर होकर के आगे बढ़ी है। मेरी आवाज भी इस माइक तक ऐसी ही पहुंच रही है बेटा, गले पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है, उससे निकल करके लैरिंग से होती हुई मेरी आवाज मुंह से बाहर निकल करके इस माइक में जा रही है। तो हमारा यहां और यहां तक का साथ है, ठीक है ना, यहां और यहां तक की वेव है ये। अब साउंड कैसे वेव होती है, अभी तक देखो हम साउंड पढ़ रहे हैं और साउंड की अभी तक हमने बात भी नहीं करी, अब करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम साउंड की, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री पर ऑसिलेशन हो रही है, 90 डिग्री पर वाइब्रेशन हो रही है, 90 डिग्री पर जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे हिल रहा है, ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब बारी आती है लॉन्गी की। लॉन्गी को समझो बेटा, इसमें देख ध्यान से हो क्या रहा है, ये जो स्लिंकी है इसको स्प्रिंग नहीं कहते, इसको स्लिंकी कहते हैं बेटा, वर्ड है स्लिंकी, स्लिंकी, ठीक है ना, यही नाम है इसका, आप सर्च करोगे आपको यही नाम मिलेगा, स्लिंकी। इस स्लिंकी को खींच रखा है और खींच करके ना ऐसे झटके से ऐसे छोड़ा, ऐसे झटका मारा इसके अंदर, तो पता क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि इधर से झटका था ना, आपके हाथ ने एनर्जी दी ना, तो पहली बार पार्टिकल यहां इकट्ठा हुआ, इस जगह पर पार्टिकल इकट्ठा हुआ, फिर वो इकट्ठापन जो है, चूड़ियां नहीं आगे जाएंगी, इकट्ठापन आगे जाएगा। इमेजिन करने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं मैं, जो ये एक साथ आए हैं, जो ये चूड़ियां जो है इसके, जो स्प्रिंग के जो रिंग्स आएंगे, जब एक साथ आई हैं सारी, है ना, तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ है, एक क्या क्रिएट हुआ है, मुंह से बोलो, कंप्रेशन क्रिएट हुआ है। ये कंप्रेशन आगे बढ़ेगा, चूड़ियां खुद आगे नहीं बढ़ेंगी, ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ये खुद आगे नहीं जाएगी, ये रिंग तो अपनी जगह पर ऐसे जाएगी और ऐसे खड़ी हो जाएगी, फिर अगली वाली ऐसे जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी, है ना, ऋतिक रोशन बनेगी सारी की सारी। मुझे ऋतिक रोशन बना दिया तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, आगे पीछे क्या करेगी, बच्चों वाइब्रेट करेगी, है ना। लेकिन कुछ है जो यहां से यहां तक ट्रांसफर होकर पहुंच गया, उधर जो खड़ा होगा उसको कुछ ना कुछ फील होगा, भाई यहां आके कुछ लगा है मेरे, लगा है कि नहीं लगा, है ना, लगेगा वहां पर जाके जो खड़ा होगा उसको। तो इस तरीके से बच्चों पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिल रहा। और लॉन्गिट्यूडनल कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे है कि इस दिशा में ही वेव आगे बढ़ रही है, ये आपको दिख रहा है, उस दिशा में वेव आगे बढ़ रही है, और उसी दिशा में पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है। उसी दिशा में पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जिस दिशा में पार्टिकल ऑसिलेट करे और उसी दिशा में वेव आगे बढ़े, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। यहां पर देख स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस मीन के अबाउट, इस मीन एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है, जिस दिशा में ये वाइब्रेट कर रहा है, उसी दिशा में हर पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, और आपको मोशन भी तो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी कैसा एग्जांपल है बेटा, ये भी लॉन्गी का एग्जांपल है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है, ठीक है ना। इस दिशा में ये एनर्जी है, इस दिशा में एनर्जी है, और इसी दिशा में क्या हो रही है, इसी दिशा में क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सारी बातें, साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा जी, साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो लाइट वेव है ना वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्स रेज, अल्फा रेज, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें जो अल्फा पार्टिकल जो वेव क्रिएट करता है, अल्फा रेज, जो जिनको अल्फा रेज बोलते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स, जिस पर फोन चलता है, टीवी चलता है, रेडियो चलता है, सैटेलाइट्स वर्क करती हैं, ये सब की सब ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स हैं सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, तो बातें बहुत लंबी हैं करने को। अब बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, आपको पता भाई वेव जनरेट तो हो गई, अब वो आगे भी तो बढ़ेगी। तो ऐसा है बच्चों, आगे बढ़ने में कभी कभी मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, कभी कभी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। मतलब कुछ वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए और कुछ वेव्स को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। मटेरियल मीडियम क्या होता है, ये मैटर मीडियम क्या होता है बेटा, मैटर मीडियम होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल ही हैं जो वेव को आगे लेकर के जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेव्स भी हैं जिनको मैटर नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको क्लासिफाई करके दिखाता हूं कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन बेटा दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव, और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स, दो तरह की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है ना। मैकेनिकल वो जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है, मटेरियल मीडियम जिनको रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। और मटेरियल मीडियम कौन, मटेरियल मीडियम सॉलिड, लिक्विड
गैस, है ना, एटसेट्रा भी कोई हो तो मतलब मटेरियल होना चाहिए वो, है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के पीछे पड़ जाते हो तुम लोग, मुझको पता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। सर बताओ, सर नहीं बताओ, पूजा मैम बताएंगी, उनसे पूछना, ठीक है। चलो अब ऐसे ही आता है नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। भाई आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुन करके, इस बात को सुन करके आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी भी वेव्स हैं इस पूरी सृष्टि के अंदर, इस परमात्मा ने बनाई है वो वेव, ठीक है, कि जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो सर सॉलिड रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं है। लिक्विड भी नहीं है, नहीं है। गैस भी नहीं है, नहीं है। फिर किसमें ट्रैवल करेंगी? वैक्यूम में भी करेंगी, इसमें भी करेंगी, लेकिन इनकी हेल्प नहीं लेंगी। सॉलिड लिक्विड गैस में भी ट्रैवल करती है, लेकिन इनकी हेल्प नहीं लेती। ऐसी भी वेव्स हैं, ऐसी भी वेव्स हैं सृष्टि के अंदर। आगे जाकर के और पढ़ोगे 10th में, 11th में, 12th में बातें और खुलेंगी, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि ऐसी भी वेव्स हैं जो मटेरियल मीडियम जिनको रिक्वायर्ड नहीं होता, दे कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यहां लिख रहा हूं इस बात को, they can even travel through vacuum, ठीक है जी। वैक्यूम की स्पेलिंग हर बार गलती करता हूं मैं, ये बचपन की आदतें हैं भाई, ठीक है ना। दे कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं इनके यार, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले ट्रांसवर्स और लॉन्गी के बताए, इस क्लासिफिकेशन के भी आपको कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों प्यारे, वाटर वेव्स एक ट्रांसवर्स वेव है लेकिन मैकेनिकल है। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है लेकिन मैकेनिकल है। रोप वेव, रस्सी से जो वेव, वही वाली रस्सी वाली रोप वेव। स्लिंकी, वही स्लिंकी आपको याद आ जाएगा इस डायग्राम से। ये सब की सब मैकेनिकल है, ये सब की सब क्या है? मैकेनिकल है। फिर ये कौन है? रेडिएशन। जितना भी रेडिएशन है बेटा जी, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम वेव्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ईएम वेव्स, जिनके अंदर लाइट आती है। यही लाइट जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, प्रकाश जिसको बोलते हैं, ये जो प्रकाश है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये वैक्यूम से भी चल करके आ जाता है। अरे सन से नहीं आ रही क्या लाइट? तो सन और अर्थ के बीच में क्या वैक्यूम नहीं है क्या? क्या कोई मटेरियल मीडियम है क्या? नहीं, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी चल करके आ जाती है। वो जादू है ना, मतलब मैजिक है ये। ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मत पूछना क्यों, हर क्यों का जवाब नहीं है, हर क्यों का जवाब नहीं है साइंस के पास। ढूंढ रहे हैं, चल रहा है। नेचर ही ऐसा है, ये बोल दिया जाता है ना, उसका नेचर ही ऐसा है। चल सकती हैं तो चल रही है ना। हमारा काम है उस नेचर को स्टडी करना, उस नेचर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना हमारा सवाल नहीं है, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि उस पर क्वेश्चन रेस करें। हम ये देखते हैं कि वो है क्या, कैसे हो रहा है, इसकी भी कोशिश करते हैं हम लोग जानने की, लेकिन एक हद तक। उसके बाद हम ये बोल देते हैं कि भाई इसका नेचर ही ऐसा है, ये है ही ऐसी, तो क्या करें, ठीक है ना। तो लाइट और एक्सरेज और फलानी डिमकानी बहुत सारी रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब ईएम वेव्स के अंदर आती हैं। सब की सब कैसी हैं? नॉन मैकेनिकल। चलते हैं आगे। अब बेटा साउंड वेव की बात आती है ना। इतना सब कुछ बता देने के बाद मुझे लगता है शायद आधा घंटा हो चुका होगा इस बात को, वो ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, अब लेक्चर लंबा होगा, मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है ना। अच्छा, तो साउंड वेव क्या है अभी? बच्चों साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक मटीरियल वेव है, यानी एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। जिसके अंदर पार्टिकल क्या करते हैं? आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस होती है दो चीजों के टकराने से। टकराना, जब दो चीजें आपस में क्या खाएंगी? टक्कर खाएंगी। टक्कर होगी, टकराव होगा, कोलिजन होगा, तो क्या क्रिएट होगी? साउंड क्रिएट होगी। आप देख लो, चेक करके देख लो, ऐसे हवा में नहीं साउंड क्रिएट होती, ऐसे हवा में साउंड क्रिएट नहीं होती। मतलब हवा के पार्टिकल तो हिल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा तलवारें चलते तो शू 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 आवाज आती है। वो क्यों आती है? हर हवा का पार्टिकल क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। हर हवा का पार्टिकल क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। इसीलिए साउंड वेव जनरेट होती है उस हवा के अंदर, शू 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 वाली। नहीं तो अदरवाइज कोई चीज ना हिले, ना ऑसिलेशन हो, ना वेव हो, तो साउंड नहीं मिलेगी आपको, साउंड क्रिएट नहीं होगी। एक बंदे के चले जाने के बाद मतलब
निकल जाने के बाद क्या वो साउंड क्रिएट करता है? नहीं करता, है ना, क्योंकि गला वाइब्रेट नहीं कर रहा, है ना, गला वाइब्रेट नहीं कर रहा तो वो साउंड नहीं कर पाएगा। वाइब्रेशन ही क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। टकराव होगा जब दो चीजों के बीच में तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैसे होती है बेटा? प्रोडक्शन होती है टकराने से, कोलिजन होने से, ठीक है, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच का क्या होना? कोलिजन होना, ठीक है ना, उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। अभी सिर्फ प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन से, है ना, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, जिससे क्या क्रिएट होगी? जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होगी, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब सीधे सा हो गया एनर्जी, यानी वेव, है ना, यानी वेव एनर्जी। और वेव एनर्जी बनेगी तो वो साउंड की फॉर्म में अपने को सेंस होती है, सुनाई देती है, कान के पर्दे पर पड़ती है, तो हम लोग वो समझ जाते हैं कि भाई ये आवाज है, ये आवाज आ रही है, ये लाइट नहीं आ रही, ये क्या क्या बोलते हैं, ये कोई स्मेल नहीं आ रही है ना, ये क्या आ रही है? साउंड आ रही है। तो वाइब्रेशन ही है जो हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है ना। ओके, तो साउंड वेव की प्रोडक्शन समझ में आ गई। साउंड वेव है क्या? साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, प्लस मैकेनिकल भी है, यानी इसको मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये एक मैकेनिकल वेव है तो इसको क्या है? इसको मटेरियल रिक्वायर्ड है। यहां सारी बातें मैं लिख रहा हूं, इसको मटेरियल रिक्वायर्ड है। अरे मच्छर चला जा यहां से, हट, चला जा, वीडियो एडिट करनी पड़ेगी तेरी वजह से, चला जा। हाँ, ठीक है ना, लॉन्गी है और मैकेनिकल है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल प्लस मैकेनिकल दोनों है, इसको मटेरियल रिक्वायर्ड है चलने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक साउंड सोर्स दिखा रखा है आपको, ट्यूनिंग फॉक दिख रहा होगा आपको, यहां पर छोटा सा है बहुत, शायद दिख रहा हो, ट्यूनिंग फॉक है। ट्यूनिंग फॉक आप समझते हो, टन, चम्मच ले लो, चम्मच और थाली ले लो, जोर से बजाओ, टन टन आवाज आएगी ना, जो वाइब्रेशन होगी, सोनोरस। सोनोरस याद करो, केमिस्ट्री है ना, पढ़ी है आप लोगों ने, मैटरनल सराउंडिंग्स। सोनोरस का मतलब क्या है? वाइब्रेशन करना। जब वाइब्रेटरी मोशन होगा उस प्लेट का, उस चम्मच का, तो टन आवाज निकलेगी, है ना। तो ये जो टन आवाज इसमें से निकल रही है, सुना नहीं पा, मतलब सुना तो पा रहा हूं, अपने मुंह से सुना पा रहा हूं, यहां से नहीं सुना पा रहा आपको, है ना। तो समझ जाना कि यहां से टन 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 लगातार आवाज निकल रही है, ठीक है। और अब वो आगे कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखियो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, कि साउंड प्रोपागेट कैसे करती है। बच्चों, ज्ञान लेने के लिए आए हो, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करी है इस लेक्चर को लाने में, बनाने में। लगभग 5 घंटे मुझे लगे हैं, और लगभग 1.5 घंटा लगेगा मुझे लगता है इस लेक्चर को पढ़ाने में, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, खड़े हैं भाई हम तो, है ना। 1 शॉट है तो 1 शॉट में ही बनाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे बिल्कुल, पानी भी नहीं पिएंगे। देखो बच्चों क्या हो रहा है, हर पार्टिकल की शक्ल देख लो आप, इसी पार्टिकल को देख लो, पहले वाले को, ये आगे जा रहा है, इस लाइन के अबाउट देखना इस पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को, ये पार्टिकल, ये काले वाले को पकड़ लिया मैंने, ये क्या कर रहा है? ये इस लाइन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। क्या ये पार्टिकल चल करके कहीं से कहीं गया क्या? नहीं। ये पार्टिकल अपनी जगह से चल करके इधर से इधर पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा, चलता नहीं है। ये एक जगह खड़ा खड़ा क्या करता है? ऑसिलेट करता है। एक जगह खड़ा खड़ा क्या करता है? वाइब्रेट करता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही वाइब्रेशन से हुई है ना, पैदा ही वाइब्रेशन से हुआ है, तो वैसे ही तो एनर्जी आगे भी बढ़ेगी, वैसे ही तो एनर्जी आगे बढ़ेगी। तो इसने क्या किया? अगले को धक्का मारा, उसने उसके आगे वाले को धक्का मारा, उसने उसके आगे वाले को धक्का मारा। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ये वेव को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप एक बात और देखो बेटा, कि जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, क्या उसी डायरेक्शन में पार्टिकल हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे? उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बेटा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। और जब उस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो इस वेव को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, ठीक है ना। इसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस इसको चाहिए, कोई भी एक चाहिए या तीनों चाहिए, जो मर्जी कह लो आप, है ना। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी मुंह के बाहर हवा है, और वो माइक में भी हवा है, माइक तक भी हवा है, वो उस हवा के माध्यम से ये आवाज जो है मेरे गले से निकल करके कहां पहुंच रही है? माइक तक पहुंच रही है। उसके बाद जो पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको छोड़ दो, वो इलेक्ट्रिसिटी से पहुंच रही है तुम तक, तो वो छोड़ दो। यहां से यहां तक का संबंध है साउंड का, मेरा और इस माइक का, है ना, मेरी आवाज का और इस माइक का। तो कुछ समझ में आया? समझ में आया ना। पार्टिकल इसी दिशा में ऑसिलेट कर रहा है, तो कैसी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव, अलोंग मूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोपगेशन आ गई। अब ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पीछे जीआईएफ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना बेटा। देखो क्या हो रहा है, यहां पर जरूर एक स्ट्रिंग दिखेगी आपको, काली सी, ये दिख रही है आपको स्ट्रिंग, है ना। ये स्ट्रिंग क्या कर रही है? ये स्ट्रिंग आकर इस हवा के मॉलिक्यूल्स पर, ये सारे एयर के मॉलिक्यूल है बेटा, दीज ऑल आर एयर मॉलिक्यूल्स, ये सब एयर मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है ना। एयर में मॉलिक्यूल अलग अलग गैसेज हैं, वो सब गैसेज हैं, समझ लो ये, ठीक है ना। तो ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इन सबको हम क्या मार रहे हैं, इन सबको हम धक्का मार रहे हैं लगातार। मेरा गला इनको धक्का मार रहा है। धक्का भी कैसे लग रहा है पता है? धक्का भी ऐसे लगा, फिर ये वापस आ गए, अगले को ट्रांसफर करके वापस आ गए। आप देखो एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है, एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है, पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। एक ऐसा कंप्रेशन आया, देखना देखना यहां बना हुआ भी आ रहा है, जहां एरो दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज कंप्रेशन। ये कंप्रेशन आया, ये कंप्रेशन आया, तो एक बार टन नहीं हो रही, टन 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 टन, यानी आगे जा रहा है, दबा रहा है हवा को, पीछे हट रहा है, खोल रहा है, आगे जा रहा है, दबा रहा है, पीछे हट रहा है, खोल रहा है, आगे जा रहा है, दबा रहा है, पीछे हट रहा है, खोल रहा है। जब ये हवा को दबाता है तो बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। हाई प्रेशर रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। यहां साइड में लिख रहा हूं इन बातों को, यहां साइड में लिख रहा हूं इन बातों को। कंप्रेशन का मतलब है, कंप्रेशन का मतलब है हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। और एक शब्द होता है खोलना, ये जो खुल रही है, जो कम डेंसिटी हो रही है, कम प्रेशर हो रहा है, इसको बोलते हैं रेरिफेक्शन। रेयरफेक्शन नहीं, गलत बोलते हैं लोग, मुझे पता है, हमारे भी टीचर्स बोला करते थे, लेकिन आप जिन्होंने टर्म कॉइन करी है उनसे पूछो ना भाई, अंग्रेजों से पूछो ना कैसे बोलना है इसको, है ना। तुम थोड़ी बताओगे कि इसको कैसे बोलना है ना। जैसा वो बोल रहे हैं वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा। इसको रेयरफेक्शन नहीं बोलते, इसको रेरिफेक्शन बोलते हैं बेटा, रेरिफेक्शन। बड़े बड़े लोग इसको गलत बोलते हैं, इंडिया के भी और बाहर के देशों के भी, लेकिन जिन्होंने नाम दिया उनसे पूछो यार, ठीक है ना। दिस इज रेरिफेक्शन। तो रेरिफेक्शन का मतलब होता है, रेरिफेक्शन का मतलब होता है लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर रीजन। तो जब भी साउंड आगे बढ़ती है बेटा, प्रेशर की वजह से बढ़ती है, प्रेशर की वजह से बढ़ती है। ये प्रेशर बढ़ता है तो कंप्रेशन आता है, प्रेशर घटता है तो रेरिफेक्शन आता है। कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन। स्प्रिंग याद करो, स्प्रिंग को आपने ऐसे करके एक बार झटका था, इस तरह से झटक के छोड़ा था उसको। जब झटका था तो सब चूड़ियां इकट्ठी हो गई, सब रिंग्स इकट्ठी हो गई थी। वो जो रिंग इकट्ठी हुई थी उसको बोलते हैं कंप्रेशन। जो खुल जाएगा उसको बोलेंगे रेरिफेक्शन। तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, इस फॉर्म में क्या करती है, साउंड आगे बढ़ती है बेटा, ठीक है ना। गिटार की आप स्ट्रिंग को हिलाते हो, तबले को आप बजाते हो, बजाना तो पड़ेगा, बिना बजाए आवाज नहीं आएगी कभी भी। बिना बजाए आवाज आ रही है तो समझ लो भूत है ना। साइंस नहीं हो सकती फिर वहां, अगर भूत होगा तो, ठीक है ना भाई। वैसे भूत भूत कुछ नहीं होता, ठीक है, मानना मत करो ऐसे सब चीजों को। चलो देखो, ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, अब ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम उस ग्राफ को स्टडी करते हैं, उस ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वाई एक्सिस पर हम लोग रखते हैं प्रेशर को, तो ऊपर रखेंगे हाई प्रेशर को, नीचे रखेंगे लो प्रेशर को, और बीच में रखते हैं मीन प्रेशर को या एवरेज प्रेशर को, ठीक है ना। मतलब वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा, प्रेशर रखा। एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। अब देख हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, एक बार आता है हाई प्रेशर, फिर आता है लो प्रेशर, फिर आता है हाई प्रेशर, फिर आता है लो प्रेशर। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, होता यह है कि जब हाई प्रेशर आएगा ना तो हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे, और जब लो प्रेशर, क्योंकि हाई की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ही, ठीक है ना। आपको हाई प्रेशर ऑब्टेन हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है बच्चों, इसको ऊपर उठाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आएगा लो प्रेशर, नीचे लेके जाएंगे, फिर आएगा हाई प्रेशर, ऊपर उठाएंगे, फिर लेके आएंगे लो प्रेशर पर, तो नीचे लेकर के आएंगे। तो ये जो ऊपर ऊपर टापू बन रहे हैं ना, इनको कहते हैं क्रस्ट्स, CRESTS, क्रस्ट्स, ठीक है। और जो नीचे वाले होते हैं इनको कहते हैं ट्रफ्स, ये ट्रफ्स है। ट्रफ का मतलब होता है कुछ मतलब समझ रहे हो, डिप्रेशन आना किसी चीज के अंदर, है ना, कुछ गड्ढा टाइप सा होना। तो एक गड्ढे हो रहे हैं ना, तो इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो गड्ढों को बोलते हैं ट्रफ, और जो ऊपर उठा, जो पठार आया हुआ है, जो ऊंचाई आई हुई है, जो एलिवेशन आई हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट्स, ठीक है। तो क्रस्ट आएंगे, ट्रफ आएंगे, क्रस्ट आएंगे, ट्रफ आएंगे, क्रस्ट आएंगे, ट्रफ आएंगे। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल साउंड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। बच्चा 12 तक कंफ्यूज रहता है इस चीज को लेकर के। उससे पूछो वेव क्या होती है, वो यूं करेगा, अबे ये वेव नहीं है, ये तो ट्रांसवर्स वेव है, ये होती है वेव। ये इकट्ठे होंगे खुलेंगे, इकट्ठे होंगे खुलेंगे, इकट्ठे, जैसे पीछे हो रहा है, पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं खुल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं खुल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं खुल रहे हैं।
ये जो इकट्ठा होना खुलना, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर। ये वेव नहीं है, दिस इज नॉट साउंड वेव। बड़ी मिसकंसेप्शन है 12वीं तक के बच्चे को। मुझे 11वीं तक थी, 12th में जाकर के ये चीजें भी क्लियर हुई मुझको। मैं 9वीं 10वीं 11वीं क्या पढ़ गया आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मैं वो नहीं चाहता कि आप 9वीं से कोई गलत चीज, कोई मिसकंसेप्शन मेरे माइंड में लेकर के जाओ बच्चों। ये वेव नहीं है, ये वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी वेव की? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। वही लॉन्गिट्यूडनल जो दबती है खुलती है, दबती है खुलती है। उस दबाव को मैंने ऊपर उठाया और जो खुलती है उसको नीचे दिखाया। समझ रहे हो ना। ये ग्राफ है, ये वेव नहीं है, ये साउंड वेव नहीं है। ऐसे साउंड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये साउंड वेव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साउंड को मीडियम चाहिए चलने के लिए, हम लोग ये सब जानते हैं, है ना। साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो बच्चों अगर साउंड को मीडियम चाहिए तो वो मीडियम होना चाहिए ना, मटेरियल मीडियम। अब मटेरियल मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए अगर साउंड को, तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकती है। तो ऐसा है, सॉलिड के अंदर अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, किसकी बात करें? एल्युमिनियम की। और लिक्विड के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी? वाटर की। और गैस के अंदर बात करते हैं एयर की। यहां पर साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर साउंड सबसे तेज चलती है, सबसे तेज चलती है, ध्यान से सुनना। सॉलिड के अंदर साउंड सबसे तेज चलती है, लिक्विड के अंदर उससे थोड़ी स्लो चलती है, और एयर के अंदर सबसे स्लो चलती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं वो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड है। वो इस स्पीड से साउंड आगे बढ़ती है। 334 होता है, टू बी प्रिसाइज 334 मीटर पर सेकेंड। पानी के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 1530, 1531 होती है, 1530 लेते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करने वाले हो नहीं, मुझे पता है। एल्युमिनियम के अंदर लगभग 5500 होती है, मुझे ढंग से याद नहीं, 5500 6000 के आसपास होती है एल्युमिनियम के अंदर स्पीड। तो आप खुद देख लो, आप खुद देख लो। सॉलिड का पार्टिकल पास पास है ना बेटा, समझ ना। तेज क्यों है, क्यों तेज चल रही है साउंड? क्योंकि पार्टिकल पास पास है, तुरंत ट्रांसफर होगा, फटाफट ट्रांसफर होगी साउंड, है ना। पार्टिकल को ऐसे चल के नहीं जाना पड़ेगा दूसरे को टक्कर मारने के लिए। बगल में बैठा है, ये पकड़, वो बैठा है, ये पकड़, ऐसे ऐसे करते हुए फटाफट फटाफट साउंड आगे बढ़ेगी। पार्टिकल की क्लोजनेस ज्यादा है, यहां पार्टिकल उतना क्लोज नहीं है, यहां तो बहुत ही दूर दूर होता है पार्टिकल। आप लोग जानते हो इसको, गैस को, ठीक है ना। तो ये बात है। अब ये जो नीचे एग्जांपल आया हुआ है बेटा, ठीक है ना, ये एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। इसमें क्या कर रखा है कि नीचे वैक्यूम पंप लगा रखा है, और ये जो जार है ना, इस जार में से हवा को बाहर खींच लेंगे। अभी हवा है और इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया। देखो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिखा हुआ, इसको भी क्या कर दिया? बिजली से जोड़ रखा है। यानी अभी ये जो घंटी है ना, ये जो बेल लगी है, इलेक्ट्रॉनिक बेल, ये बज रही होगी, टन 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 ऐसे बज रही होगी, ठीक है ना। तो ये बज रही है टन 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 टन, इस तरह से बज रही है। लेकिन क्या करते गए पता है? इसमें से ना हवा खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, तो आवाज स्लो होती गई, टन 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 ऐसे होती चली गई। वॉइस मॉड्यूलेशन करके दिखा रहा हूं तुमको, देखो पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो जब हवा खींची इसमें से, तो मटेरियल चला गया बेटा, गैस चली गई, एयर चली गई। अब एयर चली गई तो साउंड प्रोपेगेट किस में करेगी? साउंड आगे कैसे बढ़ेगी? उसको तो एयर के पार्टिकल चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए। अब एयर के पार्टिकल ही नहीं है, वही तुमने खींच लिया, तो साउंड आगे कैसे बढ़ेगी? तो साउंड आगे नहीं बढ़ती। ये बज तो रहा होगा इसके ऊपर, ये टन टन जो ये हैमर है, ये गोंग के ऊपर बज तो रही होगी, लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही होगी। देखो कितना अजीब हो जाएगा माहौल। ये बज तो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही होगी ना। मुझे ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है ना। तो ये बज तो रहा होगा लेकिन आवाज नहीं आ रही होगी बच्चों इसकी, ठीक है ना। तो ये है भाई कि इससे ये प्रूव होता है कि साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, एक इंस्टेंस आप लोगों से शेयर करता हूं। सन पर जो ये आग लगी हुई है, ये न्यूक्लियर एनर्जी, आप शायद जानते होंगे इस बारे में, या नहीं जानते तो कोई बात नहीं। एक न्यूक्लियर एनर्जी नाम की चीज होती है जो कि न्यूक्लियस के फटने पर निकलती है। तो सन के सरफेस पर और उसके कोर पर हाइड्रोजन फट रहा है। हाइड्रोजन फट रहा है का मतलब यह कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फट रहा है, हीलियम का न्यूक्लियस फट रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, और फिर हाइड्रोजन कंबाइन होकर के फिर हीलियम बन रहे हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस फटा, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, हीलियम बन गया। तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन चल रहे हैं। कहां पर? सन पर। तो मुझे एक बात बताओ, एक न्यूक्लियर बम अगर धरती पर फटता है तो देश तबाह हो जाते हैं।
सोचो उसकी आवाज कितनी जोर से आएगी। मैं यहां पर आवाज की बात करना चाह रहा हूं, साउंड पढ़ रहे हैं, आवाज की बात करना। सोचो उसकी साउंड कितनी तेज आएगी। मान लो कल को किसी एक इंडियन ओशन का कोई आइलैंड है, मान लो ऐसा ही, ठीक है ना, हमें नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे किसी कंट्री का, अपने देश का तो बिल्कुल भी नहीं भाई, देशभक्त राष्ट्रभक्त हम भी हैं, हम अपने देश का नाम लेंगे। मान लो कोई आइलैंड है, वहां पर कोई टेस्टिंग करी गई और वहां पर एक न्यूक्लियर बम फोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है उसकी आवाज कहां तक आएगी? बहुत दूर तक आएगी उसकी आवाज। जब न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट हुए थे राजस्थान के अंदर, पोखरण के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में किए थे, तो बहुत दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी थी। बाद की तो चीजें अलग हैं, कई कई किलोमीटर दूर तक बम, बहुत जोर से विस्फोट सुनाई दिया था, जैसे कोई मीटियोर आकर के गिर गया हो धरती पर। अब एक बात बताओ, ऐसे सैकड़ों न्यूक्लियर बम हर सेकंड फट रहे हैं सन पर, क्या उसकी आवाज चल करके यहां तक आती है? सैकड़ों फट रहे हैं और बहुत तगड़ी इंटेंसिटी के। इंडिया ने फोड़ा था, जो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इंसान लोग, ये तो कुछ भी नहीं होंगे उसके मुकाबले, ये तो कुछ भी नहीं होंगे उसके मुकाबले। ऐसे एक सेकंड में 200 बम फट रहे हैं सन पर, क्या उसकी आवाज चल करके यहां तक आ रही है? अगर मून पर कोई विस्फोट होता है तो उसके बाद यहां तक आएगी? नहीं आएगी। कोई नेबुला फटता है, मान लो स्टार का कोई नेबुला फटा, कोई स्टार फट गया मान लो, है ना, तो कोई नेबुला की आवाज जो है वो धरती तक आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वैक्यूम है, वैक्यूम है। लेके कौन आएगा? लेके कौन आएगा आवाज को? आवाज को लेके आने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए, जो कि स्पेस के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वेव के, जिससे हम लोग वेव को पहचानते हैं, वेव को समझते हैं कि वेव कैसी होती है, किस किस तरीके से हम उसका नाप तोल करते हैं वेव का, ठीक है ना। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वेवलेंथ, ठीक है। क्या पढ़ना है? वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलो? लैम्डा से। ये सिंबल है लैम्डा का, उल्टा वाई है ये, उल्टा वाई और फिर मिरर इमेज कर दिया उसकी, तो समझ जाना बस, ठीक है ना। तो ये वेवलेंथ है, लैम्डा बोलते हैं इसको, है ना, LAMBDA, लैम्बड़ा, 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 ठीक है ना। SI यूनिट होती है इसकी मीटर, क्योंकि बेटा है तो ये लेंथ ही ना, है तो ये लेंथ ही ना, वेवलेंथ है ये, ठीक है। ओके, होती क्या वेवलेंथ? किन्हीं दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को, क्या बोला? किन्हीं दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और किन्हीं दो ट्रफ के भी बीच के डिस्टेंस को लैम्डा ही बोलेंगे। देखो ये सेम ही है, ये सेम ही है, सेम ही। उंगलियां देखो मेरी दोनों, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वेव बन गई कि नहीं बन गई? ये वेव बनी, ये वही वेव है, ये वही वेव है। तो एक वेव की लेंथ को, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा, ठीक है ना। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज व्हाट? वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये इसकी डेफिनेशन थी। मैं थ्योरी ज्यादा यहां पर नहीं पेल रहा, क्योंकि आपको समझना है ना चीजों को, तो इसको समझते जाना बेटा, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लेना और लिखते जाना इन चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें आगे जाकर के काम आने वाली है 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। चलिए, ये होता है वेवलेंथ, इसे बोलते हैं लैम्डा, ठीक है ना। ये एक वेवलेंथ है। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर दो फिगर्स बना रखी हैं, ऊपर नीचे दो फिगर बना रखी है मैंने यहां पर, ठीक है ना। ये दो फिगर मैंने इसलिए बना रखे हैं ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा पाऊं कि कौन सा लैम्डा बड़ा है। चलो तुम ही बताओ, ऊपर वाला लैम्डा बड़ा कि नीचे वाला लैम्डा बड़ा? ये डिस्टेंस आपको बड़ा लग रहा है क्या? ये डिस्टेंस, ये लैम्डा बड़ा, येलो लैम्डा बड़ा कि ब्लू लैम्डा बड़ा? आंसर है येलो लैम्डा बड़ा, है ना। ऊपर वाला लैम्डा जो है वो क्या है? बड़ा है। तो मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आऊं ताकि आपको कंपैरिजन में दिखे, ठीक है ना, कि जब पास पास वेव्स जनरेट होंगी, फटाफट वेव जनरेट होगी अगर, तो लैम्डा क्या होगा? छोटा होगा। लैम्डा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या है? लैम्डा बड़ा है। तो लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, ऐसा बोलते हैं। डिस्टेंस तो शॉर्ट और लॉन्ग ही होता है ना, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं बेटा। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी की हिंदी पता है क्या है? समझाने के लिए जल्दी जल्दी होना बेटा। कितनी फ्रीक्वेंटली तुम्हारे एग्जाम आ जाते हैं यार, परेशान कर दिया तुम लोगों ने तो। हर हफ्ते ही तुम्हारा एग्जाम होता है। अरे कितनी फ्रीक्वेंटली तेरा यार मामा आ जाता है यार, अभी तो आया था पीछे, फिर मामा जी आ गए तुम्हारे। कितने फ्रीक्वेंटली तुम्हारे मामा आ जाते हैं यार। अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंटली तू बीमार पड़ जाता है यार। अभी तू बाहर निकला था, तेरे को जुकाम था, अभी तू बाहर निकला, तेरे को कोरोना हो गया ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज का जल्दी जल्दी होना। भारत देश में त्योहार जो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी जल्दी आते हैं। तो एक बात बताओ, ये वेव जल्दी जल्दी आ रही है कि ये वाली वेव जल्दी जल्दी आ रही है? बोलो जी।
नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कि ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा? आपको साफ दिख रहा है कि उतने ही टाइम पीरियड में, उतने ही डिस्टेंस में, चलो डिस्टेंस समझते हैं, उतने ही डिस्टेंस में यहां से लेकर यहां तक में 2 वेव पूरी हो गई है और यहां पर एक ही वेव पूरी हुई है, यानी उतने ही डिस्टेंस में यहां जल्दी जल्दी वेव आ रही है, ज्यादा वेव आ रही है, फटाफट वेव आ रही है, तो यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वहां फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है बेटा। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जल्दी जल्दी आना, अकरेंस ऑफ एनी इंस्टेंस, किसी इंस्टेंस का बार बार होना, जल्दी जल्दी होना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा ना, वो जो नंबर होता है वो बार बार आता रहता है, तो उसको उतनी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 4 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, 2 की फ्रीक्वेंसी इतनी, ऐसे करके लिखते हैं उसको, है ना? आप जानते हो इस बात को। तो अब ये फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? इस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं बेटा न्यू से। ये सिंबल न्यू का होता है, वी लिखा और पीठ में मुक्का मार दिया उसके, वो ऐसे हो जाएगा, तो यही हो रहा है ये, समझ गए ना? वी लिख के पीठ में मुक्का मारा हुआ तो ये न्यू बन जाएगा, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, न्यू, NU सिंबल है, बोला इसको न्यू जाता है, न्यू सिंबल। इसका जैसे लैम्डा नाम था वैसे इसका क्या नाम है? न्यू नाम है। SI यूनिट इसकी होती है हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स। SI यूनिट हर्ट्स, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं यार, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये न्यू1 है और ये न्यू2 है तो कौन बड़ा? कौन बड़ा? न्यू2 बड़ा बेटा, है ना? न्यू2 बड़ा और न्यू1 छोटा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आ रही है, ये देर देर से आ रही है। ऐसे यहां पर पूछूं, λ1 बड़ा या λ2 बड़ा? बोलो जल्दी, λ1 बड़ा या λ2 बड़ा? सीधा सीधा आंसर होगा सर λ1 बड़ा है। ठीक है ना? यूनिट समझा दी, नाम समझा दिया, बोलते क्या वो समझा दिया, और सिंबल भी समझा दिया, और आपको बता भी दिया कि क्या चीज होती है कंपेयर करके। ठीक है, आगे कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। अभी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं, 2 पढ़े हैं हमने, 2 और पढ़ने हैं। आओ बढ़ते हैं आगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बेटा जो आता है वो आता है टाइम पीरियड। ठीक है, तीसरा जो आता है वो क्या आता है? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है बेटा जी? ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है, क्या बोला? कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है तो टाइम कम लगा है ज्यादा लगा है? अरे कम लगा है, सीधी सी बात। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे वाली जो वेव चल रही है, जो नीचे वाली वेव रिप्रेजेंट करी गई है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है या कम है? अरे जल्दी जल्दी हो रही है, हाँ या ना? और जल्दी जल्दी हो रही है का मतलब टाइम क्या? कम, यानी यहां पर टाइम पीरियड क्या रहा होगा? कम रहा होगा, और यहां टाइम पीरियड क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। समझ रहे हो बात को भैया? उतने ही टाइम में एक वेव पूरी हुई है और यहां पर कितनी वेव पूरी हो चुकी है? देख लो, 2 वेव पूरी हो चुकी है, यानी इसका टाइम पीरियड छोटा है। इसकी पहली वेव तो यहीं खत्म हो गई थी, इसकी पहली वेव तो इतने पे ही खत्म हो गई थी, इसका टी जो है वो छोटा है। यानी अगर मैं इसको T1 लूं, इसको T2 लूं, तो कौन बड़ा? कौन बड़ा? ऊपर वाला बड़ा, क्योंकि ये ज्यादा समय ले रहा है वेव पूरा होने में और ये कम समय ले रहा है वेव पूरा होने में, यानी T1 बड़ा होगा किससे? T2 से। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी या कम थी? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। नीचे वाले का टाइम पीरियड ज्यादा है कम है? कम है, कम है, यानी जो जितना फ्रीक्वेंट होगा वो उतना कम टाइम में होगा। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अगर तू बार बार बीमार पड़ रहा है, अगर तेरे एग्जाम बार बार आ रहे हैं, तो मतलब कम कम टाइम में आ रहे हैं ना, यानी ये दोनों उल्टे हैं, यानी ये दोनों उल्टे हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से एक रिलेशन निकल करके आता है, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू इज इक्वल टू 1/T, न्यू इज इक्वल टू 1/T, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड T इज अ टाइम पीरियड, T इज टाइम पीरियड। ये दोनों बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो चीज जल्दी जल्दी हो रही है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो कम टाइम में हो रही है ना? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है तो मतलब क्या हो रही है? कम टाइम में हो रही है। ठीक है, चौथे का नाम है एम्पलीट्यूड। चौथे का नाम है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट तो बतानी रह गई। पहले तो इसकी डिनोशन आपको मैंने बताई दी, टी से होती है, टी से कर रहा हूं मैं इसको रिप्रेजेंट। ठीक है ना, डिनोट इसको टी से करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेकंड्स। टाइम है ना यार, टाइम है ना, तो सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड क्या है? आपको इसकी शक्ल देख के पता चल रहा होगा एम्पलीट्यूड क्या है। देखो ये मर गई है वेव,
वेव की सूरत देख रहे हो कैसी हो गई है? पहले कितनी ऊंची ऊंची वेव बन रही थी, देखो जरा। और ये कैसी वेव है? ये कैसी वेव है? ये तो हिली भी नहीं, ये तो दूर भी नहीं गई। यानी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, ऐसे ऐसे नहीं गया, ऐसे ऐसे ही गया है बस। समझ रहे हो? हल्का हल्का ऑसिलेशन हो रहा है, कम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड जो है ये यहां पर ऊपर क्या है, कम है, और नीचे क्या है, ज्यादा है। बेटा एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस ही होता है, तो ये मीटर में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? वेवलेंथ तो वेव की स्पीड है कि पहली वेव कब बनी, दूसरी कब बनी, तीसरी कब बनी। ये पता क्या है? ये है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूर तक गया, कितनी दूर तक गया। ऊपर नीचे गया तो कितना ऊपर नीचे गया, ऐसे ऐसे कर रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ गए ना? कितनी दूर तक वाइब्रेशन जा रहे हैं उसके, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? जो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितनी लंबी हो रही है, कितनी दूर तक पार्टिकल जा रहा है अपनी मेन पोजीशन से, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? तो मीटर में कैलकुलेट होता है और रिप्रेजेंट ए से होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये A1 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है ये, और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या है बेटा जी? A1। और ये डिस्टेंस क्या है? A2। आप ही बताओ अब A1 बड़ा कि A2 बड़ा? तो सीधा सा आंसर है भैया, कौन बड़ा? A2 बड़ा और A1 छोटा, है ना? A2 बड़ा और A1 छोटा। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गए बेटा। लैम्डा बता दिया, 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी बता दी, जल्दी जल्दी अकर होना, वो फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड बता दिया, जो जल्दी जल्दी अकर हो रहा है वो कम टाइम में अकर हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या हो गए, उल्टे हो गए। चौथा क्या बताया? एम्पलीट्यूड, कितनी दूर तक वेव ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, नीचे ज्यादा कर रही है दूर तक, और ऊपर कम दूर तक कर रही है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सी, मैं इसको फटाफट करके दिखाता हूं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है? देखो बच्चों, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहते हो? अरे वाह सर, क्या फॉर्मूला बताया है, पहली बार सुना है फॉर्मूला। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना? क्या मैं डिस्टेंस को यहां पर वेव की भाषा में वेवलेंथ नहीं लिख सकता क्या? अरे वेव कितनी तेज चल रही है ये उसकी वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा क्या? ऊपर लेंगे वेवलेंथ को, ऊपर किसको लेंगे यार? वेवलेंथ को। नीचे लेंगे किसको? अरे टाइम पीरियड से बढ़िया कौन होगा? टाइम। समझ गए? समझ गए? दिस इज स्पीड ऑफ द वेव, दिस इज स्पीड ऑफ द वेव। फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। यह फॉर्मूला होता है किसका? स्पीड ऑफ द वेव का। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, जरूरी है, एक और फॉर्मूले तक आपको लेकर के जाना, इसलिए वो जरूरी है। बच्चों हम लोग अभी अभी देखे थे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। होती है या नहीं होती? मुझे एक बात बताइए, 1 अपॉन टाइम पीरियड नहीं लिखा क्या? अरे डिवाइड बाय टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड तो लिखा है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। यानी मैं यहां पर जो 1/t लिखा हुआ है ना, ये देख, V इज इक्वल टू, दिस इज लैम्डा इंटू 1/t ना, तो इस 1/t की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा। ये आ जाएगा V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ध्यान दियो, V अलग है, न्यू अलग है। V मतलब वेलोसिटी, स्पीड, V का मतलब स्पीड, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूला को याद कर लियो, काम आएगा 10th में, 11th में, 12th में, तीनों साल काम आने वाला फॉर्मूला। इस साल तो तेरे काम नहीं आया, तू पास हो जाएगा बेटा, है ना? अच्छे नंबरों से चला जाएगा 10th क्लास के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है ना? 90-80 तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए यार, 100 लेके आओगे, 100। ठीक है ना? हाँ, तो V इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय न्यू। वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्या मिल जाएगी बेटा? वेलोसिटी मिल जाएगी। और मैंने आपको स्पीड बताई हुई है साउंड की, कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड। याद रखना, फिर से यहां लिख रहा हूं, फिर से यहां लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है? V एयर में होती है 330 मीटर पर सेकंड, V वाटर में होती है 1531, 1530 ले लेते हैं, इसको चल जाता है काम। और एल्युमिनियम के अंदर जो लेते हैं वो 5500 के आसपास है यार, एक बार चेक कर लेना। ठीक है? मुझे याद नहीं है, किताब मेरे पास है नहीं, पता नहीं कहां गई। ठीक है? तो 5500 लिखा हुआ है मैंने ये। चलो, साउंड वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा जी, जो कोई नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन प्रॉमिस कर चुका हूं आपको कि मुझे पूरा साउंड पढ़ाना है आपको, चाहे टाइम लग जाए 3 घंटे, फिल्म देख के जाना पूरी। ठीक है? चलो सुनो, तो हम लोग
4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, सिर्फ साउंड के अंदर यूज होते हैं ये, और किसी वेव में नहीं। जो हमने पिछले पढ़े थे ना वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा, जो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, जो 4 चीजें पढ़ी थी, ये क्या थे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव थे। ये स्पेशली साउंड के हैं, ये स्पेशली साउंड के कैरेक्टरिस्टिक हैं, और मैं सबको वॉइस मॉड्यूलेशन से करके दिखाऊंगा, यानी अपने गले की कला, गला की कला दिखाएंगे अब आपको हम, ठीक है। पहला है पिच। पिच का मतलब होता है बेटा आवाज का पतली होना या मोटी होना, श्रिलनेस होना, कर्कश आवाज होना, कानों में लगने वाली आवाज होना, या भारी आवाज होना जैसी अमिताभ बच्चन जी की है, ठीक है। तो अगर पिच ज्यादा होगी, इफ पिच, पहले तो आपको बता दूं कि पिच किस पे डिपेंड करती है। ये पिच डिपेंड करती है बाबू फ्रीक्वेंसी पर, ये पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर न्यू ज्यादा होगा तो पतली आवाज होगी, ठीक है ना, पतली आवाज आएगी। लड़कियों की जैसी आवाजें होती हैं, है ना, मेरी, मैं नहीं हूं इसलिए निकालनी पड़ रही है मुझे जबरदस्ती, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है? ज्यादा आने वाली, क्योंकि पिच क्या आने वाली है? ज्यादा होने वाली है। आपने देखा होगा डीजे लोग जो होते हैं वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ची 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 करके आवाज आती है उसमें से, वो पिच की आवाज है, वो पिच बढ़ा देते हैं एकदम से, है ना। पिच का कंट्रोल करना उसके हाथ में होता है, वो उसको डिस्क को लेकर के ऐसे आगे पीछे करता है ना, थंबनेल में मैं भी कर रहा हूं ऐसा, ठीक है ना। तो चलो, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब होता है बेटा श्रिलनेस होना, आवाज में क्या होना? श्रिलनेस होना, ठीक है ना। कर्कश आवाज होना, कर्कश आवाज होना, ठीक है। पतली आवाज होना, कर्कश आवाज होना, इसको बोलते हैं पिच ज्यादा होना, ठीक है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो अमिताभ बच्चन बन जाओगे बेटा जी, ठीक है ना। आपकी जो होगी वो डीप वॉइस होगी, ठीक है, डीप वॉइस होगी, ठीक है। अमिताभ बच्चन, AB कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन, है ना। भारी आवाज हो जाएगी, कैसे हैं आप लोग देवी और सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का, कौन बनेगा करोड़पति में, है ना। तो ऐसी आवाज हो जाएगी, डीप वॉइस हो जाएगी। अगर पिच लो रहेगी तो दिस इज लो पिच, दिस इज हाई पिच। अब बारी आती है लाउडनेस की। भैया चिल्लाना, अमिताभ बच्चन भी चिल्ला सकता है, जरूरी नहीं कि लड़कियां ही चिल्लाती हैं, है ना। मतलब पतली आवाज में चिल्लाती है ना, इसलिए कानों में लगती है वो आवाज। भारी आवाज में चिल्लाएंगे कानों में नहीं लगती, बात ये है बस इतनी सी। तो इसलिए लगता है कि भारी चीजें तेज नहीं चिल्लाती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाउडनेस एक टोटली डिफरेंट चीज है, पिच एक टोटली डिफरेंट चीज है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। तो लाउडनेस डिपेंड करती है बच्चों एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड पर। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा आवाज लाउड होगी, तेज आवाज होगी अगर मैं तेज चिल्लाऊंगा तो, क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड दूर दूर तक वाइब्रेट करेंगी, दूर तक जाएगी, मीन पोजीशन से दूर तक हिलेगी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो गाना आपने सुना होगा, वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब ही यही होता है जो गाड़ियों में लगता है या डीजे में लगता है, वो आवाज को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, कम वॉइस को तेज कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा उसको। उसका ऐसा सिस्टम रहता है, उसका मैकेनिज्म ऐसा रहता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाने से लाउड आवाज आएगी, ठीक है ना, लाउड वॉइस होगी, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड घट जाने से क्या होगा? एम्पलीट्यूड घट जाने से सॉफ्ट वॉइस होगी, ठीक है ना। जैसे मैं इस तरीके से भी तो बात कर सकता हूं, है ना। जरूरी थोड़ी कि चिल्लाना ही हमेशा आप लोग, और पढ़ते नहीं हो ना, लेकिन तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, क्या करें फिर, चिल्लाना पड़ता है। तो सॉफ्ट वॉइस जो होगी, सॉफ्ट वॉइस जो होगी वो लो एम्पलीट्यूड की होगी, ठीक है ना। एनर्जी लगेगी कम। तो मेरी एनर्जी अगर तुम कम लगवाना चाहते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा, लाउडनेस बढ़ानी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। तीसरे पर चलते हैं। तीसरे का नाम है टिम्बर। बेटा टिम्बर ऐसे तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। टिम्बर का मतलब ऐसे होता है क्वालिटी ऑफ द साउंड। टिम्बर इज नथिंग बट क्वालिटी। अब ये क्वालिटी क्या चीज होती है यार? ऐसा है, तबला बजेगा तो आवाज अलग आएगी ना, गिटार बजेगी अलग आवाज आएगी, सितार बजेगी अलग आवाज आएगी, वायलिन बजेगा अलग आवाज आएगी, भोंपू बजेगा अलग आवाज आएगी, मैं बोलूंगा अलग आवाज आएगी, मम्मी बोलेगी अलग आवाज आएगी, पापा बोलेंगे अलग। मतलब हर चीज का नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कि टिम्बर कैसा होगा उस आवाज का, है ना। आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, है ना, और कोई पास में आकर के चम्मच बजाए तो आपको समझ में आ जाएगा भाई चम्मच था। रात को आप सो रहे हो, एक कांच का गिलास गिर गया और टूट गया तो आपको आवाज आ जाएगी भाई कांच था ये तो, है ना। आपका पड़ोसी पी के चिल्ला रहा है तो समझ जाओ अगर पी के ही चिल्ला रहा है, पवन ही है तो, है ना, पी के चिल्लाता रहता है तो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ये समझ जाते हो कि अलग अलग वॉइस की क्वालिटी अलग अलग होने से आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो ये उसका टिम्बर होता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी को ही टिम्बर कहते हैं। ये फलाना फलाना किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ सोर्स पर। सोर्स का नेचर कैसा है, सोर्स का नेचर कैसा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका टिम्बर क्या होगा, ठीक है ना। चौथा आता है इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी ही है जो आपको
तेज लगती है, जिससे दर्द होता है कानों के अंदर, ठीक है ना। जैसे लाउड स्पीकर बजते हैं, जोर जोर से लाउड स्पीकर बजते हैं, सुबह सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, रिलीजियस प्लेसेस में से, या आप शादी पार्टी में गए तो ढोल बज रहा है बड़ी जोर से, ढोल के बिल्कुल बगल में बैठे हो तुम लोग ऐसे होकर के, ठीक है ना, कान बह जाएगा बेटा जी, दूर हो जाना वहां से, हार्म कर देगा ढोल कान को, है ना। डीजे पे ऐसे ऐसे करके जो नाचोगे, है ना, और कॉलम के बिल्कुल पास खड़े होकर आपको, तो 15 मिनट के बाद कान सुन टन ऐसे आवाज आने लग जाती है, आती है कि नहीं आती है ना। पी के तो लोग नाचते रहते, उनको नाचने दो, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा बहुत नाच करके साइड हो जाया करो भाई, समझ गए ना। ये बहुत हार्म करते हैं हमारे कानों को, ठीक है ना। इसी को हम लोग डेसिबल में काउंट करते हैं, इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी पता क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया पर सेकंड, एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया पर सेकंड। इसका फॉर्मूला नहीं है, 9th में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में जाकर के है थोड़ा बहुत, और 12th में थोड़ा सा और डिटेल में है। तो अभी इसको मैं रहने देता हूं, सिर्फ इतना बता देता हूं कि भाई ये जो इंटेंसिटी होती है ना, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी तेज साउंड होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से वो आपके कानों में आकर के पड़ेगी, ठीक है ना। और पास अगर आप जाओगे उस चीज के तो आपको ज्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी, सुनाई देगी। समझ में आया बेटा? तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से इंटेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं डेसिबल के अंदर, डेसिबल के अंदर, है ना। जो पुलिस वाले होते हैं ये एक डेसिबल निर्धारित करते हैं भाई, कि भाई इतने डेसिबल तक आप लोगों ने आवाज रखनी है, इससे ऊपर नहीं रखनी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, है ना, कोई सुनता ही नहीं। 100 डेसिबल पर बजाते हैं, 80 डेसिबल पर बजाते हैं। 40 डेसिबल के आसपास मेरे ख्याल दिल्ली पुलिस ने ये कर रखा है, बाकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा, मुझे आइडिया नहीं है कहां का डीसी डीएम कैसा है, उसने क्या डेसिबल रखा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने 40 डेसिबल रखा हुआ है, लेकिन जो ढोल होता है वह 80 डेसिबल होता है, और जो लाउड स्पीकर बजता है जो 4-4 बजे सुबह, ये 60 डेसिबल के आसपास होता है। तो ये हार्मफुल है ना, कानों के लिए हार्मफुल है। अगर इसको एकदम से सुन लिया तो कान बह जाएगा भाई, डिस्चार्ज हो जाएगा कान, ठीक है ना, खराब हो जाएगा कान आपका। तो ये बात है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव के थे बेटा। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ऐसा है भाई, साउंड पढ़ तो लिया आपने कि भाई साउंड होती क्या है, पैदा कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ती है, रिप्रेजेंट कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो उसको नापते हैं, तोलते हैं, है ना, वो सब चीजें आपने पढ़ ली। अब आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ोगे साउंड के अंदर, और आप ये पढ़ोगे कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है साउंड के अंदर। बच्चों देखो, जिस तरीके से लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, उसी तरीके से साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां पर एक डायग्राम बना हुआ, आपको अच्छे समझ में आएगा, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। बच्चों यहां पर एक क्लॉक रखी हुई है, और यहां पर कान लगा रखा है, देखो ईयर लिखा हुआ है, यहां कान लगा रखा है। ये मैंने कान थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और ये मैंने घड़ी भी थोड़ी सी बड़ी कर दी, ठीक है ना। ये घड़ी है, ये घड़ी। तो घड़ी क्या कर रही है? अलार्म बजा रही है, टर्रर्रर्र बज रही होगी, इसकी घंटी की आवाज आ रही होगी क्लॉक में से। तो हो क्या रहा है, ये क्लॉक में से वेव चल करके जा रही है सीधी, इस दीवार से टकरा रही है, और दीवार से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, और कानों में गिर रही है आकर के। ऐसा हो रहा है, मतलब जा रही है, टक्कर हो रही है, और आ रही है, जा रही है, टक्कर कर रही है, और आ रही है। तो होगा पता क्या, सीधा तो सुनाई देगा ही देगा, लेकिन मान लो ये अगर एक अलग कमरे में रखा होता इसको, और इसको अलग कमरे में रखा होता, तो भी आवाज सुनाई देती। अलग अलग कमरों के अंदर भी अगर इसको रखा होता ना, तो भी आवाज सुनाई देती। क्यों सुनाई देती? क्योंकि साउंड एक रेक्टिलिनियर मोशन करती है, आगे बढ़ती है, प्रोपगेशन आगे की तरफ करती है, स्ट्रेट प्रोपगेशन रहती है इसकी, इसलिए इसमें से चल करके जाएगी और आकर के कानों में सुनाई देगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त पता क्या है? वो शर्त नंबर 2 लिखी हुई है यहां पर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है बच्चों, रिफ्लेक्शन जो है साउंड की, वो 2 लॉज पर डिपेंड करती है, मतलब 2 लॉज को वो फॉलो करती है। कौन कौन से 2 लॉज हैं? पहला लॉ और दूसरा लॉ, ये दोनों वही लॉ है जो लाइट के भी थे, पढ़े थे ना 8th क्लास के अंदर, लाइट की रिफ्लेक्शन पढ़ी थी ना 8th क्लास में। जो वहां लॉज थे वही सेम लॉज यहां पर भी हैं, ठीक है ना। क्या लॉ थे वहां पर भी? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम। यहां पर भी ऐसा ही है बेटा, आपको ये जो फट्टा रखा हुआ है, ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये आपने उसी एंगल में रखना है। कलर चेंज, ये आपने उसी एंगल में रखना है बेटा जी, जितने एंगल में आपने इसको रखना है। तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को एंगल आर के आपने क्या रखना है? बराबर रखना है। अगर इसको आपने 30 डिग्री पर रखा है तो इसको भी किस पर रखना है? 30 ही पर रखना है। अगर आपने 31 पे कर दिया, 32 पे कर दिया, आवाज ही आनी बंद हो जाएगी इस घड़ी की। इस घड़ी की आवाज ही आनी बंद हो जाएगी अगर आपने इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया, कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दिया तो। समझ गए ना? तो रिफ्लेक्शन अगर सुननी है ढंग से अच्छी सी, तो या तो तुम इसको सीधी ही सुन लो, तो ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं, ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं कि अगर तुमने इसको सीधा ही सुन लिया तो सीधा नहीं सुनना। अगर तुमने रिफ्लेक्ट हो करके रिफ्लेक्टेड साउंड अगर तुमने सुननी है, रिफ्लेक्टेड वेव अगर तुमने सुननी है, तो तुमको ये दोनों एंगल क्या करने पड़ेंगे बेटा? बराबर करने पड़ेंगे। समझ में आ गया?
ठीक है ना, ये एक लॉ था। दूसरा लॉ क्या है भैया कि इंसिडेंट रे ऑफ साउंड, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ये इसी फट्टे पे रहेगी सारी साउंड। ऐसा नहीं होगा कि यहां से साउंड आई 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 और ऐसे हवा में निकल गई, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। ये इसके सहारे आएगी और इसी के सहारे जाएगी, इसी फट्टे पर रहेगी, ये इसी फट्टे पर रहेगी। ठीक है, कुछ समझ में आया? मैं इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे आपको। ठीक है, यहां से साउंड आई, टकराई और यहां से चली गई। ठीक है जी, ये जो थी ये इंसिडेंट रे, ये जो थी ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं ये इसी प्लेन में पड़ी रहेंगी, इसी फट्टे पर रहेंगी। इसको बोलते हैं एक प्लेन में पड़े होना, मतलब एक ही इस पर, इंसिडेंट भी इसी पर, रिफ्लेक्टेड भी इसी पर और नॉर्मल भी इसी पर, एक ही प्लेन में ये तीनों रहेंगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पहला लॉ। ठीक है ना, तो ये दो लॉज हो गए बेटा जी, ध्यान रखना है आपको दोनों लॉ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तब आपको साउंड अच्छी से सुनाई देगी। ठीक है ना, अब इस रिफ्लेक्शन के अंदर दो बातें आती हैं, दो बातें पढ़नी है आपको। एक पढ़ना है एको और एक पढ़ना है रिवर्बरेशन। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं बेटा जी। देखो बेटा, आपको मुख्य फर्क बताता हूं मैं, एको में भी रिवर्बरेशन में भी। ठीक है, जो ये कमरों में आवाजें गूंजती है ना, वो एको नहीं होती। हम लोग गलत बोलते हैं कि ये एको है, मिसकंसेप्शन है ये हम लोगों को कि ये एको है। ये एको नहीं है, ये गूंज तो है, ये गूंज तो रही है आवाज, लेकिन इस गूंज को एको नहीं कहते, इस गूंज को एको नहीं कहते। जो क्लोज रूम्स होते हैं ना, उनमें एको नहीं होती, उनमें रिवर्बरेशन होती है बेटा, जो आगे पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर एको क्या है? एको वो है बेटा जो पहाड़ों पर होती है, जो बहुत दूर दूर के इलाकों में होती है। बहुत दूर जाकर किसी बिल्डिंग से टकरा करके आप छत पे खड़े होकर चिल्लाए और चिल्ला करके आपने कुछ बोला और वो वापस कानों में पड़े आवाज। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने बोला मान लो हमने बोला स्वीटी, तो स्वीटी 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 स्वीटी, अगर 4-5 बार वो टक्कर खा करके आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो वो एको है। समझ गए ना? हम बोलेंगे प्रिया 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 प्रिया, पूरा वर्ड सुनाई देना चाहिए, पूरा वर्ड सुनाई देना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला अंशुल, तो ए से लेके एल तक पूरा सुनाई देना चाहिए। अंशुल 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 इस तरीके से जो सुनाई देगी वो होती है एको, वो एको है। ए से लेके एल तक पूरा सुनाई देना चाहिए तो एको होगी। ये नहीं कि मैंने बोला प्रिया तो आ ये सुनाई दे बस, टेल नहीं सुनाई, पूंछ नहीं सुनाई देनी चाहिए। पूंछ सुनाई देगी तो फिर वो रिवर्बरेशन होती है। ठीक है ना, एको होने के लिए डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, कहीं कहीं किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, 100 किलोमीटर का। ठीक है ना, और 50 किलोमीटर का, 70 किलोमीटर का, बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस उसके लिए चाहिए एको सुनने के लिए। ठीक है ना, कितना चाहिए वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्या कंडीशन रहती है। वो कंडीशन कुछ ऐसी है बाबू, वो कंडीशन रहती है कि डिस्टेंस जो है ना वो 17.2 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। किसके किसके बीच में? सोर्स के बीच में, कि ये सोर्स है भैया, यहां से साउंड बाहर निकलेगी और यहां पर स्पीकर खड़ा है, यहां पर सुनने वाला खड़ा अपना कान लगा करके, ये उसका कान है। समझ गए ना, यहां से गला बोल रहा है, वहां पे कान सुन रहा है। तो ये डिस्टेंस जो होना चाहिए इन दोनों के बीच का, कितना होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए 17.2 से ज्यादा। 17.2 पर भी एको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्टेंस कहां से आया, ये बातें बाद में पढ़ेंगे, 11th क्लास के अंदर जाकर के आप लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी के लिए आप बस एक कंडीशन ध्यान में रखोगे, 17.2 मीटर से अधिक का यदि दूरी होगी किसके किसके बीच में? स्पीकर में और ऑब्जर्वर में, बोलने वाले में और सुनने वाले में डिस्टेंस होना चाहिए 17.2। तुम्हारे घरों के अंदर इतने बड़े बड़े हॉल नहीं होते भाई, तुम्हारे कमरे इतने बड़े बड़े नहीं होते, 17.2 मीटर लंबे कमरे नहीं होते यार, 6-7 मीटर मुश्किल से होता है कमरा। कमरे की लेंथ अगर देखे, विड्थ अगर देखे तो 17.2 मीटर ये बहुत ज्यादा है। तो घरों के अंदर एको वेको नहीं सुनने में आते बेटा जी। ठीक है ना, एको कहां सुनने में आते हैं? पहाड़ों पर। और मैंने आपको बताया पूरा वर्ड सुनाई देगा, हेलो 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 हेलो, ऐसे ह से लेके ओ तक पूरा सुनाई देगा आपको। कई बार सुनाई देगा तो वो मल्टीपल एको हो जाएंगे। यहां लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन वी शाउट नियर अ माउंटेन वी विल हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन विद स्मॉल टाइम इंटरवल गैप्स। हल्के हल्के गैप्स के बीच में, मिली सेकंड के बीच के गैप के अंदर आपको वही चीजें क्या होंगी? दोबारा सुनाई देंगी, है ना। वही जो वर्ड आपने बोला वो दोबारा सुनाई देगा। इसको एको कहते हैं बेटा जी। रिवर्बरेशन नहीं है ये गूंज नहीं है। ये कमरों के अंदर हॉल्स के अंदर जो आवाज गूंजती है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो आगे है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, एकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कई बार अगर रिफ्लेक्शन होगी तो आपको एको कई बार सुनने में आएगा। जैसे आपको 4 बार एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, हेलो 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 हेलो, ये होता है एको। समझ में आया ना? रिवर्बरेशन पढ़ते हैं।
रेवर्बरेशन क्या होता है? अब ये रेवर्बरेशन ही है जो पूंछ सुनाई देती है आपको आवाज की। जैसे मैंने बोला प्रिया आ, ये सुनाई दे रहा है आपको, है ना? इसको बोलते हैं रेवर्बरेशन होना, जिसमें पूंछ साथ चलती है शब्द के, ठीक है ना? हेलो ओ, ये ओ जो सुनाई दे रहा है, मेरे बोलने के, मैं बोल के चुप हो गया हूं फिर भी ओ सुनाई दिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिवर्बरेशन हो रही है कमरे के अंदर, कमरे में गूंज रही है आवाज, तो दिस इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन बोलो, रिवर्बरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं रिवर्ब, ठीक है ना? शॉर्ट में इसको बोलते हैं रिवर्ब। तो कभी कभी क्या होता है कि ये स्पीच देने के लिए, आवाज निकालने के लिए, लोगों को कुछ सुनाने के लिए, ऑडिटरी के लिए ना, ये अच्छी चीज नहीं होती रिवर्बरेशन। बार बार वही चीजें घूम घूम के आ रही है, पूछ चल रही है, मतलब वो अभी बोल चुका है और फिर, मतलब अभी वो बोल चुका था फिर वो कुछ आगे बोल रहा है, इतने में अभी तक आवाज गूंजी उसकी पुरानी वाली गूंजे जा रही है, परसिस्ट कर रही है अभी तक साउंड। देखो शब्द लिखा हुआ है परसिस्टेंस, का मतलब होता है डटे रहना। परसिस्टेंस का मतलब होता है डटे रहना। तो आवाज क्या हो रही है? डटी रह रही है, ठीक है ना? डटे रहना, डटे रहना को बोलते हैं परसिस्टेंस। तो आवाज अभी डटी हुई है कमरे के अंदर, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, वो हेलो चले जा रहा है कमरे के अंदर, तो मैं आगे वाले शब्द बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को, ठीक है ना? तो इसलिए रिवर्बरेशन को क्या करा जाता है? कम करा जाता है बेटा। तो यहां पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं रिवर्बरेशन को कम करने की, एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं, तो मैं लेकर के आपके लिए आया हूं, नोट्स के तरीके से हैं ये, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। बच्चों, साउंड प्रूफिंग होती है, हमारे स्टूडियो के अंदर भी हल्की फुल्की साउंड प्रूफिंग है। यहां फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ का जो दरवाजा है, ये शीशा जो लगा हुआ है कस के है, यहाँ साइड में पर्दा लगा हुआ है, तो एक अच्छी सी साउंड प्रूफिंग अलग पांडे सर ने हमको करके दी है, ठीक है, ताकि हमारी आवाज जो है वो बार बार ना गूंजे, है ना? थोड़ी सी और बेटर करनी पड़ेगी अभी, है ना? अभी हम लोग बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, आपको पता ही, हमें मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं। अभी पीछे लाइव था सर का, आपने सुना ही था कि 4 महीने हुए हम लोगों को। तो धीरे धीरे चीजें ग्रो करेंगी, हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लेकर के आएंगे, तो हो सकता है आपको और अच्छी क्वालिटीज की वीडियो नेक्स्ट सेशन से जरूर मिले जब आप 10th में आओगे बच्चों, ठीक है ना? तो मैं इसका प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को, और ये प्रॉमिस मैं इस बेसिस पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें, इनपुट हमारे पास आ गए हैं इस चीज के, है ना? न्यूज आ गई हमारे पास के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नेक्स्ट सेशन आने वाला है हमारे पास, ठीक है ना? तो स्टे ट्यून्ड बच्चों। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिवर्बरेशन को बच्चों कम से कम रखना चाहिए। अब कम से कम रखने के लिए क्या करें? कहते हैं कि बड़े बड़े कर्टेन्स लगाए, मैंने बोला कर्टेन लगवा रखा है यहां पर, है ना? फर्नीचर रखना चाहिए बड़ा बड़ा, तो फर्नीचर रखने की जरूरत है। मतलब आपने क्या करना है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को रोकना है। रिवर्बरेशन हो किस लिए रही है? क्योंकि जो ये ऊ, या जो भी आप पूजा बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो आप, जो वर्ड, उसका पीछे का जो पूंछ है वो चले जा रही है। क्यों चले जा रही है? बार बार कमरों की दीवारों से वो क्या कर रही है? टकरा रही है, क्योंकि 17.2 से कम डिस्टेंस है कमरों का, इसलिए रिवर्बरेशन होगी, है ना? मैंने आपको ये चीज बता दी है। तो इसीलिए उस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए फर्नीचर भरो, पर्दे लगाओ, ठीक है? कारपेट होना चाहिए, कारपेटेड फ्लोर्स होते हैं घरों के अंदर। आप लोग मूवी हॉल्स में गए होगे कभी ना कभी, कोरोना से पहले। अभी तो कोरोना के टाइम पे कोई नहीं जा रहा, वैसे एग्जाम आ गए तुम्हारे, कहीं नहीं जाना तुमने, पढ़ाई करो, ठीक है ना? तो जाना उसके बाद मूवी देखने के लिए, और वहां पर आप लोग देखोगे कि साइड में भी कारपेटेड दीवारें होती हैं, नीचे भी कारपेटेड फ्लोर होता है, कुशन वाली सीटें होती हैं, इवन ऊपर भी कारपेट होता है, ऊपर भी कारपेटिंग होती है उसकी। तो ये जो कारपेटिंग है, जो ये कर्टेन्स हैं बड़े बड़े, जो ये बड़े बड़े फर्नीचर हैं, जो ये बड़े बड़े सोफे हैं, ये सब के सब साउंड को क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। फालतू साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब फालतू साउंड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप बड़े बड़े हॉल में जाओगे, ऑडिटोरियम्स के अंदर जाओगे, कहीं कोई फंक्शन देखने के लिए जाते हो, कॉलेज ऑडिटोरियम्स में जाना, वहां देखना कॉलेज के ऑडी के अंदर बहुत अच्छी सी साउंड प्रूफिंग आपको मिलेगी हॉल्स के अंदर, कमरों के अंदर, ठीक है ना? तो यहां पर वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि कुछ मटेरियल्स लगाए जाते हैं, सम मटेरियल्स रीच द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द रूम एंड दस प्रिवेंट द साउंड फ्रॉम गेटिंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है? रिफ्लेक्ट करने से बचा लेंगे। सम मटेरियल यूज्ड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन एज अ फाइबर बोर्ड लगाया जाता है, हैवी कर्टेन लगाए जाते हैं, प्लास्टिक्स लगाए जाते हैं कुछ तरीके के, तो ये साउंड को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, थर्मोकोल वगैरह ये सब चीजें, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड हैं, ठीक है? यहां पर आपको स्टेथोस्कोप दिख रहा है, डॉक्टर वाला। तो ये क्या करता है? ये धड़कन को सुनता है। डॉक्टर को पता होता है कि भाई दिल अगर ऐसे धड़क रहा है तो इसका मतलब ये दिक्कत है, वैसे धड़क रहा है तो मतलब कोई दिक्कत है। वो नब्ज देखता रहता है साथ में हाथ पकड़ करके कि भाई उतने ही टाइम पीरियड के अंदर उतनी वेव्स आ रही या नहीं आ रही, क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हट के धड़कने की, क्या फ्रीक्वेंसी कम है हट के धड़कने की, हार्ट रेट वो देखता है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको स्टेथोस्कोप चाहिए। ये स्टेथोस्कोप के अंदर क्या होता है कि ये जो नली होती है स्टेथोस्कोप की, ये जो नली है, इसके अंदर साउंड ऐसे ऐसे टकराती 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 ऐसे और ऐसे कानों में घुसेगी डॉक्टर साहब की। समझ गए ना? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिया हुआ है। अब ये कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दिख तो रहा नहीं होगा बेटा, ये सारे वाद्य यंत्र है, फूंक के बजाने वाले जो सारे यंत्र हैं वो यही है।
भोपू, बांसुरी, शहनाई और ट्रम्पेट, और वो जो होता है बड़े वाला जो गणेश जी की आरती में बजाते हैं महाराष्ट्र के अंदर लोग, है ना, वो वाला जो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं उसको, ठीक है ना। तो वो जो चीजें हैं, है ना, बिगुल बोलते हैं इसको, बिगुल बज रहा है, युद्ध का बिगुल बज रहा है, शंख बज रहा है, शंखनाद, है ना, वो सब रिफ्लेक्शन पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है बेटा जी, सब के सब रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। स्पीकर के आगे वाला एरिया आपने देखा होगा ऐसे चौड़ा होता है, वो चैनलाइज करने के लिए साउंड को, कि भाई साउंड अगर आएगी ऐसे 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 टकराती हुई, तो ये ना हो कि यहां से टकरा के ऐसे बाहर निकल जाए, वो टकराती हुई फिर और थोड़ी सी टकरा करके ऐसे अंदर की तरफ से निकले। तो साउंड को चैनलाइज करने के लिए आगे से वो चैनल लगा रखा होता है, आगे से वो कोन लगा रखा होता है, स्पीकर कोन बोलते हैं उसको। सर्च करना, गूगल पर सर्च करना स्पीकर कोन। मैं सब चीजें यहां नहीं ला पाया, कुछ चीजें आप रिसर्च करना, कुछ चीजें मैंने आपको सिखा दी, है ना। काफी बड़ा लेक्चर लग रहा है मुझको ये होने वाला, कोई बात नहीं यार, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसमें क्या हो रहा है, ऑडिटोरियम्स की सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है जो ऊपर का रूफ होता है, जो ये वाला, ये नीचे होता है फ्लोर, ऊपर वाले को बोलते हैं सीलिंग। तो ये सीलिंग होती है ना, इसको कर्व्ड बनाया जाता है बेटा जी, इसको कॉनकेव बनाया जाता है, कॉनकेव नेचर का बनाया जाता है इसको। अब सवाल उठता है कि इसको कॉनकेव क्यों बनाया जा रहा है। इसको कॉनकेव बेटा जी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो साउंड है ना, वो साउंड जाकर के टकरा करके लोगों में आके गिरे, लोगों में आके गिरे। अगर ये सीधा होता ना, अगर ये ऐसे सीधा होता तो साउंड जाती और कुछ इधर भी वेस्ट हो जाती, कुछ यहां से जाती, यहां वेस्ट हो जाती। लेकिन जब तक ये कर्व्ड रहेगा तब तक एक साउंड कलेक्टिव रूप में आके गिरेगी। कॉनकेव का ये नेचर है कि वो इकट्ठा करता है। 10th में जाकर के आप पढ़ोगे, कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट आके गिरेगी ना, तो वो इकट्ठी करता है उसको। तो यहां पर भी क्या कर रहा है, ये इकट्ठी कर रहा है किसको, साउंड को। साउंड को इकट्ठी करके लोगों में डालेगा, इसलिए इसकी सीलिंग को क्या रखा जाता है बेटा, कर्व्ड रखा जाता है, कॉनकेव रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों ऑडिबल रेंज। अब ऐसा है, अपन लोग हैं इंसान, है ना, हम मनुष्य लोग हैं, तो हमारी अपनी एक सीमाएं हैं, हमारी अपनी एक ऑडिबल रेंज है कि भाई इतने से लेके इतनी फ्रीक्वेंसी तक हमारे कान सुन पाएंगे, इससे बियॉन्ड हमारे कान रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। ये नहीं कि फट जाता है कान का पर्दा, कान का पर्दा फटता तो तेज एम्पलीट्यूड और तेज इंटेंसिटी से, फ्रीक्वेंसी से नहीं फटता। वो फ्रीक्वेंसी तेज होगी तो कान का पर्दा फटेगा नहीं, कान का पर्दा वाइब्रेट ही करना बंद कर देगा, बोलेगा कर लो जो करना है तुम, है ना, कर लो, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करेगा। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है बेटा जी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ये हमारी ऑडिबल रेंज है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग 18 साल का बच्चा ही होता है, बच्चा या लड़का लड़की जो भी है, ठीक है ना, वो सुन सकता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज का मतलब हो गया 20 किलो हर्ट्ज, तो किलो हर्ट्ज से बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और इसको KHZ भी लिखते हैं, KHZ ऐसे, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही हमारा कान सुन सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं सुन सकता, ठीक है। एक ऐप डाउनलोड करना और खुद एक्सपेरिमेंट करना, फ्रीक्वेंसी जनरेटर करके एक ऐप आती है, छोटी सी 2-3 MB की ऐप है, अपने आप उसको आगे पीछे बढ़ाना और खुद एक्सपेरिमेंट करना इस चीज का। मैं भी चाहता था फोन निकाल करके आपको सुना दूं, लेकिन फोन यहां स्टूडियो में लाने अलाउड नहीं है हम लोगों को, है ना, मतलब नहीं लाने चाहिए, एथिकली नहीं लाने चाहिए टीचर के जेब में फोन, है ना। तो हम लोग उसको साइलेंट ही रखते हैं, बंद ही रखते हैं, वहां दूर पड़ा है वो, उसको वहीं पढ़ रहने देते हैं। आप लोग खुद करना इस चीज को, ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से या iOS स्टोर जो भी है आपका, है ना, एंड्रॉइड है, iOS है, जो भी है, उससे आप लोग डाउनलोड करना और फ्रीक्वेंसी जनरेटर की ऐप देखना। आप देखोगे कि जब तक आपने 0 हर्ट्ज से लेकर के और 20 हर्ट्ज तक साउंड कर रखी है, हट जा मच्छर, 20 हर्ट्ज तक साउंड जो आपने कर रखी है, तब तक आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन 20 हर्ट्ज से जैसे ही आगे बढ़ोगे, आपको हल्का सा ऐसे सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर यही आवाज और पतली होती चली जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से श्रिलनेस बढ़ती है, हमने बात करी है इस बारे में, पिच बढ़ती है, तो और पतली और पतली और पतली होती जाएगी आवाज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो और 20,000 हर्ट्ज से बियॉन्ड अगर आप चले गए तो फिर कान का पर्दा ऐसे बैठ जाएगा, बोलेगा मैं और नहीं कर रहा वाइब्रेट, बहुत हो गया। 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट करवा रहा है तू मुझको, मजाक है क्या, इससे बियॉन्ड मैं नहीं करूंगा, वो मना कर देता है, समझ गए ना। तो इससे बियॉन्ड की जो साउंड वेव्स होती हैं, होती तो है ही ना भाई, इससे बियॉन्ड की जो होती हैं उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और 20 हर्ट्ज से कम वाली को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, लिख रहा हूं यहां पर, है ना, ये सब नाम सुने होते हैं बच्चों ने, इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, और इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ओके ओके जी, ठीक है जी।
तो वहां हो गया अल्ट्रासाउंड, यहां हो गया इंफ्रासाउंड, ठीक है ना। अपने को दोनों ही नहीं सुनाई देते, ना इंफ्रा ना अल्ट्रा। अपने को तो मेन साउंड जो ऑडिबल साउंड है केवल वही सुनाई देती है, ऑडिबल रेंज अपने को सुनाई पड़ती है। ओके, ये किनको सुनाई देती है फिर भाई? छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को थोड़ा सा रेंज उनका बड़ा होता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी कान की थोड़ी बड़ी होती है। बड़े होते होते हमारे कान पक जाते हैं गालियां सुन सुन के, ठीक है ना। माँ बाप की डांट, टीचर की डांट, ट्यूशन वाले सर की डांट, फिजिक्स वाले सर की डांट और स्कूल वाली मैडम की भी डांट पड़ती है ना। तो इसलिए क्या होता है, कान पक जाते हैं हमारे सुन सुन करके, इसलिए हमारी रेंज क्या हो जाती है, 18 साल तक आते आते कम हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चों की ज्यादा होती है। इसके अलावा बैट्स की, चमगादड़ बैट्स, हाथी और हिरन और अन्य अन्य जानवर, गाय भैंसे और डॉल्फिन्स और बहुत सारे ऐसे हैं, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ये सब लिखा हुआ, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको, इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक भी सुनने को मिलती है, अल्ट्रासाउंड भी सुनने को मिलती है। अच्छा, अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप, भूकंप अपने को सुनाई देता है क्योंकि भूकंप जो होता है वो इंफ्रासाउंड होती है। तो कुछ पशु पक्षियों को पहले से ही भूकंप का झटका सुनाई दे जाता है, वो पहले से नहीं दे जाता, हो रहा होता है तो सुनाई देता है। हल्का हल्का भी शुरू हो जाएगा ना, 1 2 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज, तो वो ऐसे चौकन्ने हो जाते हैं, क्या हो रहा है, उनको सुनाई दे जाती है कि धरती हिल रही है। अपने को नहीं समझ में आता, अपने को नहीं सुनाई देता। अपने को तो तब सुनाई तब देगा जब चीजें गिरेंगी, या तो हिलता हुआ दिख जाएगा, तो जब चीजें गिरेंगी तब समझ में आएगा हाँ भाई कुछ हो रहा है, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात बेटा अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड की मैंने बात करी आपसे, यहां बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। इस थ्योरी को मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, आप लोग चिंता मत करो, आराम से पढ़ते रहना। इस थ्योरी को डाउनलोड करना PW ऐप पर जाकर के और इसको आराम से पढ़ना बैठ करके, ठीक है ना। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं आपको समझाता हूं। ऐसा है बच्चों, अल्ट्रासाउंड जो होती है वो बहुत यूजफुल है, उसके कई सारी यूजेस हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये 6-7 एप्लीकेशन मैंने यहां लिख दी है। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है बेटा, वो अपने को वो सुनाई देनी नहीं, तो अपने को तो वो कोई हार्म करेगी नहीं, है ना। हमारे को सुनाई नहीं देगी तो हमारे को कोई हार्म भी नहीं करेगी, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये हार्म नहीं करती। इसकी एक पावर होती है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। यहां मैंने शब्द लिखा हुआ है, यहां मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इट कैन इवन पेनिट्रेट मेटल ब्लॉक्स, लार्ज कंक्रीट वॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आपके लिए। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव होती है उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है। वो E इज इक्वल टू एच न्यू, 11th क्लास में जाओगे पढ़ लोगे, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच का मतलब हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। ज्यादा एनर्जी होती है, पेनिट्रेट करके घुस जाती है वॉल्स के अंदर। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदन करना, भेदना, घुसना जाकर के, है ना। जैसे कंपटीशन वाला आ गया बच्चों, अब मैं ऐड नहीं चला रहा यहां पर कंपटीशन वाला की, लेकिन वहां से ये वर्ड आया था, सर ने यूज किया था, पेनिट्रेट करेंगे हम दूसरी फील्ड्स के अंदर, तो हम लोग जल्दी पेनिट्रेट करने वाले हैं, है ना। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। कंपटीशन वाला पर भी जाना है और उसको प्यार देना है, जैसा तुमने यहां दिया है और दे रहे हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन बहुत सारी है बेटा जी, जैसे हार्ट की इमेजेस को कैप्चर करती है वो, इकोकार्डियोग्राफी बोलते, इको देखा, इको बोलते हैं ना मैंने, एकोकार्डियोग्राफी है ये, ठीक है ना। एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी बोलते हैं इसको शॉर्ट। मेरे हार्ट की क्या करवा ली, ईसीजी करवा ली तूने, हार्ट की ईसीजी करवा ली, वो जो होती है धक 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 धक, देखा होगा तुमने, है वो टी हो जाती तो बंदा निकल लेता, वो ईसीजी है, वो एकोकार्डियोग्राफी है, ठीक है ना। इकोकार्डियोग्राफी नहीं, एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी वही है जो इंटरनल पेट के ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूं मैं। पेट में कुछ है, पेट में कोई दिक्कत है, दर्द है, गैस है, किडनी में स्टोन है, वो सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से पकड़ में आती हैं। और सुन, यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन अगर छोटे लेवल के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, बड़े लेवल के होंगे तो फिर ठीक है। 4, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन मशीन पार्ट्स। कुछ ऐसे मशीन पार्ट, कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर जिनको बार बार खोल के साफ नहीं करा जा सकता, तो उसको अल्ट्रासाउंड से साफ करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, तो इसलिए उसमें एनर्जी बहुत होती है, कचरे को मार देती है, कचरे को निकाल देती है वो, है ना, उसमें से बाहर निकाल दी कचरे को, तो उसके लिए। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, फ्लॉज को, क्रैक्स को मशीन पार्ट्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर के ब्रिज टूटने वाला है, बिल्डिंग में दरार आ गई है, ये गाड़ी ठीक नहीं बनी, ये मारुति 800 का ये वाला मॉडल इतना बढ़िया नहीं बना, इसको हटा करके दूसरा लेकर के आओ, है ना। तो उसकी जो टेस्टिंग होती है, जो चेसी बनती है उसकी जो टेस्टिंग, जो बॉडी बनती है गाड़ियों की उसकी जो टेस्टिंग होती है, वो करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करी जाती है। नेक्स्ट आता है सोनार। सोनार एक डिवाइस है बेटा जी, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है सोनार की। आगे मैं इस पर न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं, एक न्यूमेरिकल किए बिना छोड़ूंगा नहीं बेटा तुम लोगों को, न्यूमेरिकल तो करवाऊंगा, है ना। तो सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंसेस व्हिच आर प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू मेजर। जैसे ओशन की डेप्थ को मेजर करना, ओशन के अंदर कोई खजाना पड़ा है, ट्रेजर पड़ा है, पुराना कभी पोर्चुगीज कोई लुटेरे आए होंगे और वो लूट के ले गए, है ना। हमारे देश को भी लूटा, कईयों को लूटा होगा, तो उनका कहीं कुछ डूब गया, कुछ नीचे रह गया, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको ढूंढ लेती है।
नीचे जाती हैं, टकरा के वापस आएंगी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ है। डॉल्फिन्स को दिक्कत होती है लेकिन उनको सुनाई दे जाता है भाई कुछ गड़बड़ है, तो वो भाग जाती है वहां से, है ना। तो ये सोनार कहते हैं इसको, सोनार। कुछ एप्लीकेशंस है बेटा, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो सकता है आगे जाकर के देखो। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं वो कई बार अल्ट्रासाउंड अपना करवाती हैं, 3 से 4 बार कम से कम उनको डॉक्टर बोलती है उस प्रेगनेंसी टाइम पर कि भाई बच्चा जो है वो स्वस्थ है या नहीं है, कैसा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ गई है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की मशीन में आपको लेकर के आया हूं दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये डिटेक्शन पकड़ने के लिए कि अगर कोई दरार आ गया, मेटल ब्लॉक के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, तो ये वेव आएगी, कुछ टकरा के जाएंगी, कुछ टकरा के नहीं जा पाएंगी तो आगे निकल जाएंगी, वो डिटेक्ट हो जाएंगी। ये सीन है, ठीक है ना। तो ऐसे पकड़ लेता है कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है मशीन, मेटल ब्लॉक के अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं है, उसको अल्ट्रासाउंड जो है वो पकड़ लेती है। ये आ गया सोनार। सोनार क्या कर रहा है, ये जो शिप है, ये शिप पता कर लेगा कि भाई नीचे से कोई टॉर्पिडो तो नहीं आ रहा। टॉर्पिडो जो होती है वो पानी में चलने वाली मिसाइल है, हवा में जो मारती है मिसाइल उसको तो मिसाइल ही कहते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर जो मिसाइल चलती है उसको बोलते हैं टॉर्पिडो, TORPEDO। तो टॉर्पिडो को पकड़ लेगा शिप की, भाई मेरी तरफ पाकिस्तान ने टॉर्पिडो छोड़ा, तो वो तुरंत उसको पकड़ करके और डिटेक्ट कर लेगा, फिर अपना टॉर्पिडो यहां से छोड़ेगा, टॉर्पिडो फोड़ देगा, वॉर, ठीक है ना। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो वेव जा रही है टक्कर मार के वापस आ रही है, तो ये सोनार का काम कर रही है। दिस इज सोनार। सोनार, सोनार, सो का मतलब साउंड, एन का मतलब नेविगेशन, ए फॉर एंड और आर का मतलब रेंजिंग, ठीक है ना। रेंज देखना कोई कितनी दूर है, और नेविगेट करना कि भाई खासकर शिप्स इसको यूज करते हैं सोनार को, ठीक है ना। सबमरीन्स, शिप्स, बोट्स। बैट अपना खाना ढूंढता है, बिल्डिंगों से टकराने से बचता है, हम लोगों से टकराने से बचता है, फिर भी हमसे टकरा जाता है ये, है ना। चमगादड़ कभी कभी तुम पर भी टकराया होगा, लिपटा होगा तुम पर आकर के, मेरे पर तो एक बार चिमड़ गया था आकर के, तभी तो उसको चमगादड़ बोलते हैं, चिमड़ जाता है आकर के वो। तो ये गया और इसने मतलब ये चिल्लाएगा अपने मुंह से, साउंड वेव निकालता है, जैसे हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, ऐसे ये चिल्लाएगा, अपने को सुनाई देगा नहीं, साउंड अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, क्योंकि अच्छी बात है कि अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, अपने को सुनाई नहीं देती, तो ये जाएगी आवाज, प्रे जो शिकार है उसको टकराएगी, और टकरा के इसके कानों में आएगी, इसको समझ में आ जाएगा भाई हाँ कोई तो है सामने, आंखें बंद करके चलता है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसको टकरा करके वापस सुनाई देगी भाई यहाँ पर प्रे है, या यहाँ पर बिल्डिंग है, या यहाँ पर कुछ है, वो एक्सपीरियंस से पता चलता है ना। मतलब अभी छोटा बच्चा होगा अगर बैठ, तो उसको नहीं पता होगा, बेचारा गिरेगा 2-4 बार तो, है ना। लेकिन जैसे जैसे उड़ना सीखेगा, जैसे जैसे बोलना सीखेगा, तो सीख जाते हैं, मतलब ये है ना, नेचुरली सीख जाते हैं इस चीज को कि कभी प्रे आया सामने के, कोई इंसान आया सामने के, कौन आया सामने। तो चलो बच्चों, ऐसा है कि भाई एक सोनार डिवाइस दे रखा है आपको, ठीक है ना, और वो सबमरीन के नीचे लगा हुआ है। अब सबमरीन, यार ये लो सबमरीन भाई, सबमरीन की फोटो, ठीक है ना। यहां एक एमिटर लगा होगा, यहां एक रिसीवर लगा होगा। क्या कह रहा है कि सिग्नल छोड़ा इसने, ठीक है जी, सिग्नल छोड़वा देते हैं इससे। अच्छा कहां छोड़ा है, अच्छा सिग्नल छोड़ा है और रिसीव किया है, और टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड लगे, मतलब सिग्नल के आने और जाने दोनों में 5 सेकंड लगे इसके, ठीक है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, यानी आपको स्पीड ऑफ साउंड वाटर में निकालनी है। ये वैसे पता होती है हमको, अरे हाँ या ना, वैसे तो ये पता होती है हमको, लेकिन इसमें पूछा गया कि इसमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर्स, मतलब ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये पानी में तैर रही होगी ना यार, ये पानी होगा, पानी 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 पानी, सब तरफ पानी पानी पानी, ऊपर भी पानी, नीचे ही पानी, पानी 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 पानी, ये ऑब्जेक्ट होगा बच्चों यहां पर, हाँ या ना, ये ऑब्जेक्ट होगा। ये वेव आएगी 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 आएगी, टकराएगी, और टकरा के 5 सेकंड के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जाने में टाइम कितना लगेगा बच्चों, 2.5 सेकंड लगेंगे, हाँ या ना। और आने में कितना लगेगा, आने में भी 2.5 सेकंड लगेगा यार, हाँ कि ना भाई। जाने में भी 2.5, आने में भी 2.5, और डिस्टेंस बोल रहा है ऑब्जेक्ट से, सबमरीन का, मतलब ये डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या फिर यहां से लेके यहां तक का, ये भी सेम ही होगा। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, ये डिस्टेंस रखा 3625 मीटर, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये दे रखा है टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, आपसे पूछी हुई है स्पीड। बच्चों एक साइड का ही टाइम लेना है, 2 साइड का टाइम नहीं लेना, नहीं तो डबल डिस्टेंस समझ में आएगा, और तो फिर स्पीड नहीं निकलेगी आपकी। तो इसलिए डिस्टेंस ये और टाइम ये, और फॉर्मूला लगा देना सीधा सा, क्या, कौन सा फॉर्मूला भाई, बचपन से जानते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है जी, 3625 रख दिया, टाइम कितना है 2.5 रख दिया,
पॉइंट हटा, 10 ऊपर गया, 5 से काट दो इसको, या 25 से, सीधा 25 से काटे, 5 से काटते चलो, ठीक है ना। 5 8 पंजे 40, तो 7 पंजे 35, 7 से काटते हैं इसको, है ना। एक और बचा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, और 5 है एक बार और, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो बच्चों ये कितनी आ गई स्पीड, ये आ गई 1450, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई आपकी, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उम्मीद करता हूं यहां तक बने रहे होगे आप लोग, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हमारा तो फर्ज है इसको पढ़ाना। चलो सुनो अब ध्यान से बेटा, हमारा जो कान है, ठीक है, हमारा जो ये कान है, ये कान जितना आपको दिख रहा है वो सिर्फ ये वाला पार्ट ही है बेटा जी, वो सिर्फ ये वाला पार्ट ही है, इतना ही दिख रहा है आपको, बाकी सारा मामला कहां है, बाकी सारा मामला अंदर है, बाकी सारा खेल कहां हो रहा है, बाकी सारा खेल अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये जो बाहर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर ईयर, क्या बोलते हैं इसको, आउटर ईयर। बीच वाले ईयर को बोलते हैं मिडल ईयर, और फिर ये जो अंदर वाला ईयर है इसको बोलते हैं इनर ईयर। तो आउटर, मिडल, इनर, हर पार्ट का नाम और हर पार्ट का फंक्शन आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद ये टॉपिक हम लोग खत्म, और फिर ये चैप्टर भी हम लोग खत्म कर देंगे, और फिर ये सीजन भी, ये सेशन भी हम लोग खत्म कर देंगे। आज सीजन फिनाले, ग्रैंड फिनाले आज, ठीक है। चलिए बेटा जी, ये जो बाहर का पार्ट है इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, जो ये अंदर की नली है इसको मैं नाम दे रहा हूं 2, नंबर दे रहा हूं 2। ये जो आपको ये स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है इसको मैं नंबर दे रहा हूं 3। जो ये आपको हड्डियां दिख रही हैं, ये बोन्स होती हैं बेटा 3, ठीक है ना। मैलस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये नाम होते हैं इनके, मेलियस, बोलो मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है ना, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जिसको हम लोग फिजिक्स वाले क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते बायो में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैमर एनविल स्टिरप, ठीक है ना, नाम देते हैं हैमर एनविल स्टिरप। तो ये 4 5 और 6 हड्डियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 7 नंबर पर जो पढ़ा जाता है, ये इसका नाम है कोकलिया, नाम दे दूंगा अभी इसको, ठीक है। ये जो आपको नर्व्स दिख रही हैं ये 8 नंबर है नर्व्स, और ये जो आपको ट्यूब दिख रही है 9 नंबर है, ठीक है। तो टोटल 9 पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब एक एक करके हम हर पार्ट को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये बाहर का पार्ट होता है, ये वाला जिसको मैडम पकड़ के खींचती है, जिसपे आप लोग चश्मा टिकाते हो, है ना, जिसपे आप लोग ईयरिंग पहनते हो, कान की बाली, है ना, पहनते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिना, पिना। ये पहला वाला जो है ये पिना है। उसके बाद जिसमें से साउंड ट्रेवल करके अंदर जाती है, ये इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। इस ऑडिटरी कैनाल में से आवाज अंदर जाएगी, और इस 3 नंबर वाले को, जो स्काई ब्लू कलर का लिखा हुआ, ये है कान का पर्दा, यही है एक्चुअली में कान का पर्दा। इसलिए कान में उंगली नहीं करनी चाहिए, कान में तीली नहीं डालनी चाहिए, कुछ भी नहीं, कान को ऐसे जोर जोर से खुजाना भी नहीं चाहिए, हल्का हल्का से बाहर से खुजाओ, अगर खुजली हो रही है तो कान के अंदर डाल के नहीं खुजाना चाहिए। लोग होते हैं ऐसे ऐसे मल देते कान के अंदर डाल करके कोई चीज, आपके कान का पर्दा हार्म हो सकता है बेटा जी उससे। डॉक्टर नहीं हूं फिर भी सलाह दे रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तीसरा नंबर, इसका नाम है ईयर ड्रम, या फिर इसको बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं इसको, टिम्पैनम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम, ईयर ड्रम नाम है इसका बेटा जी, ईयर ड्रम, ठीक है। नंबर 4 5 और 6 ये तीनों हड्डियां हैं, कान के अंदर की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी 6 नंबर के जिसका नाम स्टेपीज है, ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फेमर बोन होती है, ये वाली थाई की जो बोन है, तुम्हें दिख ही नहीं रही होगी यहां से भी, इतना ऊपर उठा लिया मैंने तब भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। जो हमारी थाई बोन होती है उसको बोलते हैं फेमर, फेमर बोन है वो, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो नाम है इसका मेलियस, इनकस, स्टेपीज, स्टेपिस। ये शायद वो स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, देख लेना भाई, बायो मुझे वैसे भी नहीं आती, ठीक है ना। इनका वो वाला नाम लिख दूं जो मतलब हम लोग जानते हैं फिजिक्स वाले, हैमर एनविल स्टिरप, ये इनके नाम है, हैमर एनविल स्टिरप, ठीक है। 6 हो गया। 7वें का जो नाम है वो है कोकलिया, कोकलिया, COCHLEA, कोकलिया, ठीक है। 8 नंबर पर जो लिखा हुआ उसका नाम है ऑडिटरी नर्व,
ऑडिटरी नर्व्स, कई सारी नर्व्स होती हैं। और जो 9 नंबर पे लिखा हुआ है उसका नाम है यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब ये नाम है इसका, यूस्टैचियन ट्यूब। ठीक है, आपको अब सबके फंक्शन बता देता हूं जरा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से फंक्शन बता देता हूं, एक एक वर्ड पे फंक्शन लिख भी देता हूं आपके लिए। ठीक है जी, पिना, पिना कॉनकेव स्ट्रक्चर है। देखना जरा, ऐसे खुले हैं कटोरियां, 2 कटोरियां खुली हैं, क्या कर रही हैं ये पता है? ये साउंड को कलेक्ट कर रही हैं। इसका काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना। तो इट कलेक्ट्स साउंड, कलेक्ट साउंड। ऑडिटरी कैनाल का काम क्या है? बस ये साउंड को बाहर से अंदर तक लेके जाती है, कुछ नहीं। ठीक है ना, साउंड इसके अंदर क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। साउंड ट्रेवल्स इनसाइड दिस कैनाल। इस कैनाल के अंदर क्या करती है? साउंड ट्रेवल करती है। टिम्पैनम का काम क्या है बेटा? यही है जो सबसे पहले कंप्रेशन और रेरिफेक्शन झेलेगा, वही है जो अंदर दबेगा और खुलेगा, वही है जो साउंड की वाइब्रेशंस को आगे इनर ईयर तक पहुंचाएगा, मिडल ईयर और इनर ईयर तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कंप्रेस होना, कंप्रेशन झेलना और रेरिफेक्शन झेलना, इसका काम है बेटा जी, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो। क्योंकि जब हवा अंदर दबेगी तो ये अंदर दबेगा, और जब हवा पीछे आएगी तो बाहर खुलेगा, है ना। हवा दबती है खुलती है, दबती है खुलती है, तो साउंड आगे बढ़ती है। आप लोग ये बात जानते हो। तो टिम्पैनम का काम ही है। इन तीनों का ही काम होता है बेटा एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। नहीं तो ये कान का पर्दा इतनी छोटी कर देता है इस एम्पलीट्यूड को कि आपके कान तक आवाज जाएगी नहीं। अगर कान की हड्डी ना हो ना तो तुम क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, कान पे थप्पड़ पड़ता है जोर से तो समझ आता है क्या बोल रहा है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, अंदर का फ्लूइड जो होता है वो हिल जाता है। फ्लूइड कहां होता है? कोक्लिया के अंदर। ही बात करेंगे उस बारे में। इसका काम है एम्पलीट्यूड को क्या करना बेटा? इंक्रीज करना। तीनों हड्डियों का काम यही है, एक को दूसरा सपोर्ट देता है, एक को दूसरा वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है, और अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। आवाज जाती है अब अंदर कोक्लिया के पास। ये कोक्लिया जो गोल 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 स्नेल जैसा जो आपको लग रहा है, जो गोल गोल घुमा हुआ है, इसकी आंख लग रही है, ये भी जिसकी बॉडी लग रही है ना, कोई पोकेमॉन लग रहा है। तो कोक्लिया काम क्या है? कोक्लिया के अंदर होता है फ्लूइड। ठीक है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। तो जैसी आवाज आती है ना, वो फ्लूइड वाइब्रेट करता है। उस फ्लूइड की वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कहां से? नर्व इंपल्सेस से। जो ऑडिटरी नर्व्स है ना, ये नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं, उसके हिसाब से कुछ करंट निकालते हैं। आपको पता है हमारा जो ब्रेन है वो करंट पर वर्क करता है। हमारी जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो करंट पर वर्क करता है, छोटा छोटा करंट निकालता है। वो साइनेप्स आपने पढ़ा है, साइनेप्स किस तरीके से वो 2 जंक्शन होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच का, है ना। ज्यादा बायो नहीं मारनी चाहिए मुझे, सॉरी। ठीक है, कोक्लिया। तो कोक्लिया क्या करता है बेटा? इसके अंदर फ्लूइड होता है जो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है ना, तो इट हैज फ्लूइड, ठीक है, विच वाइब्रेट्स। और ये कोक्लिया के अंदर का ही जो फ्लूइड है ना, यही हमारा बैलेंस मेंटेन करता है बेटा। अगर ये फ्लूइड कहीं से निकल जाए मान लो, या ये खराब हो जाए, या ये सूख जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो हम लोग आंख बंद करके सीधा नहीं चल पाएंगे। आंख बंद करके जो हम आंखों से देख के तो बैलेंस बना लेते हैं, आंखें बंद करके भी एक बैलेंस बना पाते हैं, हम वो नहीं बना पाएंगे। हम ऐसे ऐसे डिसबैलेंस होंगे अगर कोक्लिया हमारा ठीक नहीं होगा तो, है ना। एग्जांपल और देता हूं, आप गोल 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 घूमते जाओ, उसके बाद खड़े नहीं हो पाते, ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं हमको। वो चक्कर क्यों आ रहे होते हैं पता है? ये जो फ्लूइड है घूम रहा होता है, ये कोक्लिया का जो फ्लूइड है कान के अंदर घूमता है, इसलिए हमारा बैलेंस मेंटेन करने का काम भी किसका है? कोक्लिया का है। तो बैलेंस भी एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, समझ जाना आप। ठीक है, बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी कोक्लिया के अंदर के फ्लूइड का है। ऑडिटरी नर्व्स का काम वही है भाई, नर्व इंपल्सेस को लेकर के जाना कहां तक? ब्रेन तक। तो टू ब्रेन तक लेके जाती हैं। क्यों? किसको? नर्व इंपल्सेस, ऑडिटरी सिग्नल्स को, है ना, टू ब्रेन। ठीक है, कनेक्ट्स टू ब्रेन, ठीक है, एंड ट्रांसमिट्स ऑडिटरी सिग्नल्स। ठीक हो गया ना, समझ में आ गया ना। इसका कोई खास काम नहीं है स्ट्रेचियन ट्यूब का, बस ये है कि भाई ईएनटी सिस्टम होता है ना, कान नाक और गला इकट्ठा जुड़ा होता है ना। कान नाक गला, अब मैं बोल के मेरा गला जो है ना वो वैसा सा हो गया लगातार इतनी देर बोलने से ना, तो मेरा कान भी दर्द कर रहा है अभी, दोनों कान भी मेरे दर्द कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहां कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो इससे पता क्या चलता है, मतलब मैं सिंपैथी नहीं ले रहा, सिंपैथी शेयर नहीं कर रहा आपके साथ, मैं ये बात कर रहा हूं कि गला, नाक और कान आपस में इंटरकनेक्टेड है। थोड़ी देर में नाक से पानी भी आने लगेगा अगर मैं लगातार ऐसे ही बोलता चला गया तो, ठीक है ना। तो अभी मुझे सेशन एंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेचियन ट्यूब जो है बेटा लास्ट में ये क्या करती है, स्ट्रेचियन ट्यूब का काम होता है कान को गले से, कान को नाक से जोड़ना। कान और नाक को जोड़ने की ये ट्यूब है। तो ये प्रेशर मेंटेन करती है, एयर प्रेशर मेंटेन करती है कान के अंदर का। बाकी बायोलॉजी के अंदर ज्यादा बातें आपको मिल जाएंगी। तो आपके पास तो 2-2 टीचर हैं यार,
भाग्यश्री मैम भी है, समृद्धि मैम भी है, उनसे पूछना क्या काम करती है स्ट्रेचिंग ट्यूब। हमारे यहां पर तो ये क्या करती है, प्रेशर बैलेंस का काम और नाक और कान को जोड़ती है, तो टू नोज, नोज को जोड़ती है। तो ये था बच्चों साउंड चैप्टर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो है ना, सेशन बनाने में भी और इससे पहले की 5 घंटे की तैयारी भी बहुत ज्यादा इसमें की गई है। और ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसके पीछे कई सारे लोग हैं, है ना। तो जसमीत ओपी भी है इसके पीछे, और ऋषभ ओपी है, शादाब ओपी है, कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं, संयम सर, अलग सर, रोहित सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया हम लोगों को और हम लोगों को यहां तक लेकर के आए और हर जगह पर हम लोगों को गाइड किया। कुंदन सर मैथ्स के और पंकज सर, इन सबका कॉमेडी और जो ये अच्छा माहौल बना करके रखते हैं, इन सब ने हमको बहुत सपोर्ट दिया। तो ये एक लास्ट आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन था 9th क्लास स्प्रिंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जल्दी से जल्दी भाई 10th में आ जाओ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने का बहुत मन है मेरा, है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जर्नी थी आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग फिर, है ना। 90 पार होकर के मिलना भाई, ऐसे मत मिलना, ठीक है ना। अब की बार 90 पार। चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।